फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी है ना, तो उसमें है ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अब देखो ड्रग के एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे पास ओरल रूट है ड्रग को रहने के लिए, ठीक है। ड्रग मैं ओरल रूट से ले सकता हूँ, इंट्रावेनस ले सकता हूँ, इंट्रामस्कुलर ले सकता हूँ, सब लिंगुअल ले सकता हूँ। तरह तरह के रूट होते हैं ड्रग को एडमिनिस्टर करने के, ड्रग को एब्जॉर्ब कराने के, ड्रग को बॉडी में जाने देने के। तो एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या हुई कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब कि किस रूट से हम ड्रग को दे रहे हैं, आइदर पेरेंट्रल, आइदर ओरल, आइदर सबलिंगुअल, किस रूट से हम ड्रग को दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आपकी ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे चले जाए। मतलब कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस रूट से आप ड्रग को दे रहे हैं। ड्रग को आपने दिया, जैसे ओरल रूट से दिया, सबलिंगुअल रूट से दिया, पेरेंट्रल रूट से दिया। ड्रग को देने के बाद ड्रग जाएगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ब्लड में जाएगी, प्लाज्मा में जाएगी, और उसके बाद वो फाइनली साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी जहाँ पर उसे अपना एक्शन शो करना है। तो इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कई बार कि जब आपने ड्रग ली और वो साइट ऑफ एक्शन पर पहुँच गई ब्लड के थ्रू, तो उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। उसके बाद मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा है कि लीवर करता है, और लीवर में कई तरह के एंजाइम होते हैं, माइक्रोसोमल, नॉन माइक्रोसोमल, साइटोक्रोम P450 जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आपने ये भी पढ़ा है फेज़ 1 रिएक्शन, फेज़ 2 रिएक्शन मेटाबॉलिज्म की। एलिमिनेशन मतलब कि आपका नेफ्रॉन जो है एलिमिनेट कर रहा है ड्रग को वो क्या कर रहा है, फिल्टर आउट कर रहा है, यूरिन के थ्रू पास आउट कर रहा है। वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारा मेन फोकस रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फेजेस बता रखे हैं, और ये फेजेस जब आप एग्जाम में बनाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी। जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है बायोफार्मास्यूटिक्स। तो बायोफार्मास्यूटिक्स में हम क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, उसकी स्टडी करना वो कहलाता है बायोफार्मास्यूटिक्स। उसके बाद आता है फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। फिर आता है फार्माकोडायनेमिक, जहाँ पर मैंने आपको बोला कि रिसेप्टर से ड्रग अटैच होगी, उसके बाद रिसेप्टर या तो ब्लॉक हो जाएगा, या एक्टिवेट हो जाएगा, या इनहिबिट हो जाएगा, स्टिमुलेट करेगा। अलग अलग तरह की चीज़ें होती है। स्टिमुलेशन होता है किसी हार्मोन का, या किसी का डिक्रीशन होता है, ठीक है। कोई इनहिबिट ही हो जाता है, रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाता है। तो तरह तरह की बातें होती है। यहाँ पर आपको दे भी रखा है कि जब आपने ड्रग लिया, वो ड्रग प्लाज्मा में गया, साइट ऑफ एक्शन पे गया, तो वो सारी चीज़ें किस में आ गई, एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन किस में आ गया, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी में, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन आता है। अब उसके बाद साइट ऑफ एक्शन पे जाने के बाद जो भी असर आएगा, कुछ बढ़ोतरी होगी, कुछ कमी होगी, रिसेप्टर ब्लॉक होगा, जो भी असर आएगा वो फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। मतलब ड्रग जो है हमारी बॉडी के साथ कर क्या रही है, स्टिमुलेशन कर रही है, सप्रेशन कर रही है, इनहिबिशन कर रही है, ब्लॉकेज कर रही है, कर क्या रही है, उसे कहेंगे फार्माकोडायनेमिक, ठीक है। आगे चलो, तो यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई है। देखो, फार्माकोकाइनेटिक इज डिफाइंड एज द काइनेटिक ऑफ ड्रग का मूवमेंट, जैसे कि एब्जॉर्प्शन होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना, मेटाबॉलिज्म होना, एक्सक्रीशन होना, ADME बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। फिर फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स से क्या रिलेशनशिप है उनका, टॉक्सिकोलॉजिकल रेस्पॉन्स से क्या रिलेशनशिप है। देखो सीधी सी बात है, कोई भी ड्रग है ना, तो ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा तभी वो ड्रग है, पर साथ ही साथ ड्रग का टॉक्सिसिटी इफेक्ट भी आता है, टॉक्सिक इफेक्ट भी आता है। फिर एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन दे रखी है कि प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और वी कैन से साइट ऑफ एक्शन। मैंने आपको बोला ना कि जिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से या जिस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आप दे रहे हैं, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू होते हुए वो साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ड्रग का मूवमेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ठीक है। ये एक कंपार्टमेंट है, ये दूसरा कंपार्टमेंट है, ये तीसरा कंपार्टमेंट है। इस तरह से कंपार्टमेंट बनाते हैं, देख लो, इस तरह से कंपार्टमेंट बनाते हैं, कंपार्टमेंट इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बॉक्स बना के। अब ये जो ड्रग है हमारी, ये ड्रग पहले इसमें गई, फिर इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इस तरह से काम चल रहा है, रिवर्सिबल चल रहा है। तो जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रिवर्सिबल होता है। मतलब हार्ट से अगर किडनी में गया तो किडनी से वापस हार्ट में आ सकता है। इस तरह से रिवर्सिबल चलता रहता है, चलता रहता है। तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि एक कंपार्टमेंट से, दिस इज कंपार्टमेंट, दिस इज अनदर कंपार्टमेंट, दिस इज अनदर कंपार्टमेंट, हम ऑर्गन को कंपार्टमेंट मान के चल रहे हैं। तो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ड्रग का जाना, वो भी कैसे, रिवर्सिबल ड्रग का जाना, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आपको दे रखा है
मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अदर, लास्ट में लिखा हुआ है मैंने, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाना, और ये जो प्रोसेस होती है कैसी होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद एलिमिनेशन आपको पता है कि ड्रग को रिमूव करना, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं। और ये ग्राफ मैंने आपको पढ़ा रखा है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, यहाँ से ड्रग का एक्शन शुरू हो जाता है, सी मैक्स यहाँ पर ड्रग का मैक्सिमम एक्शन आता है, ये टॉक्सिक लेवल है, ये थेरेपेटिक रेंज है, मतलब मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, ये एलिमिनेशन फेज़ है, ये शुरू वाला एब्जॉर्प्शन फेज़ है, ये पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज़ है, ये पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखी है यूनिट नंबर 1 एंड 2 में। चलिए अब मेन स्टार्ट करते हैं आज का फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। देखो ये जो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल है, मैंने आपको बताया कि ड्रग का एडीएमई पता करना, या फिर ड्रग का सी मैक्स पता करना, या फिर टी हाफ पता करना, या फिर क्लियरेंस पता करना। तो कुछ भी अगर आपको पता करना है, सी मैक्स, टी हाफ, क्लियरेंस, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे पता करोगे? विद द हेल्प ऑफ मॉडल, विद द हेल्प ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, और वी कैन से कंपार्टमेंट मॉडल। अगर हम बात कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक मॉडल की, तो इनडायरेक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपार्टमेंट मॉडल, एक ही बात है। A basic type of model used in the pharmacokinetics is the compartment model। तो बात एक ही है, आप बोलो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल या फिर कंपार्टमेंट मॉडल, ठीक है। ये जो मॉडल्स होते हैं ये हाइपोथेटिकल है। जैसे यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अब मैंने बोला कि यार ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता लगाना है, कहाँ कहाँ ड्रग गई। तो अगर मैंने किसी पेशेंट को दवाई दे दी, ये पेशेंट है, इसका मुँह उतरा हुआ है ना, इसको मैंने दवाई दे दी, ले भाई दवाई खा। अब मैंने कैसे पता करना है कि ये ड्रग कहाँ कहाँ गई, किस किस ऑर्गन में गई? बहुत मुश्किल है, दिख तो रहा नहीं मुझे, ठीक है, मेरी कोई तीसरी आंख तो है नहीं, मैं देख लूँगा कि हाँ भाई ट्रांसपेरेंट है सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने क्या सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैंने सोचा कि क्यों ना हाइपोथेटिकल मॉडल बनाए। हाइपोथेटिकल मतलब एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल मॉडल बनाए, और उन मॉडल का नाम दे देते हैं कंपार्टमेंट मॉडल। क्योंकि मुझे ड्रग का क्लियरेंस, ड्रग का एलिमिनेशन, ड्रग का हाफ लाइफ, ड्रग का सी मैक्स, ड्रग का टी मैक्स, ड्रग के डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को मुझे स्टडी करनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक हाइपोथेटिकल मॉडल बनाया जाए जिसको बोला जाए फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, और वी कैन से कंपार्टमेंट मॉडल। तो ध्यान रखना, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल और वी कैन से कंपार्टमेंट मॉडल और वी कैन से हाइपोथेटिकल मॉडल आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ड्रग फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर or is used to analyze the drug pharmacokinetic parameter। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? यहां पर लिखा भी हुआ है टू डिस्क्राइब द ड्रग बिहेवियर इन द बॉडी। ड्रग का बिहेवियर बॉडी में क्या है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम फार्माकोकाइनेटिक मॉडल को यूज करते हैं, जहां पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपार्टमेंट का यूज करते हैं। अभी आपको बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। तरह तरह के कंपार्टमेंट होते हैं। अगर एक सिंगल है तो बोलेंगे वन कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट है तो बोलेंगे टू कंपार्टमेंट, और दो से ज़्यादा है तो मल्टीपल कंपार्टमेंट। जैसे ये सिंगल है तो वन कंपार्टमेंट, ये डबल हो गया तो टू कंपार्टमेंट, और दो से ज़्यादा है, इस तरह से कंपार्टमेंट है तो मल्टी कंपार्टमेंट, ठीक है। अब ये जो कंपार्टमेंट है, मैंने आपको बोला कि कोई लीवर है, कोई किडनी है, कोई हार्ट है, कोई ब्रेन है, कोई लंग्स है, ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला। तो ये जो लीवर है, ये किडनी है, ये हार्ट है, ये सब क्या है? ये ऑर्गन ही है। और ऑर्गन क्या होते हैं? जो सिमिलर टिश्यू से मिलकर बने। किससे मिलकर बने? सिमिलर टिश्यू से मिलकर बने। तो यहाँ पे लिखा है द कंपार्टमेंट, इसकी बात हो रही है कंपार्टमेंट की, डू नॉट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक टिश्यू, एक किसी स्पेसिफिक टिश्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट मे रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू, क्योंकि है तो ऑर्गन ही, ठीक है। फिर लिखा है दिस मॉडल कैन यूज टू प्रिडिक्ट द टाइम कोर्स ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन द बॉडी। समय के साथ ड्रग का कंसंट्रेशन कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, उनका पता करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल ऑल्सो नोन एज कंपार्टमेंट मॉडल, दे आर हाइपोथेटिकल मॉडल यूज टू डिस्क्राइब द ड्रग बिहेवियर और वी कैन से ड्रग कंसंट्रेशन विद द टाइम। साथ ही साथ द कंपार्टमेंट डो नॉट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक टिश्यू बट मे रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपार्टमेंट, वन कंपार्टमेंट, टू कंपार्टमेंट, मल्टीपल कंपार्टमेंट। यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो ये वन कंपार्टमेंट हो गया, नीचे हो गया आपका टू कंपार्टमेंट, फिर आगे अभी मल्टी भी दिखाऊंगा आपको मैं। देखो ये जो वन कंपार्टमेंट मॉडल है ना, नाम से पता लग रहा एक कंपार्टमेंट, तो यहाँ पर हमने पूरी बॉडी को एक सिंगल कंपार्टमेंट मान के चले हैं। क्या मानकर चले हैं? हम पूरी बॉडी को एक सिंगल कंपार्टमेंट मानकर चले हैं, तो उसे बोलेंगे वन कंपार्टमेंट मॉडल।
This model is only appropriate for drugs which radially and rapidly distribute between the plasma and other body tissue. देखो ये जो वन कंपार्टमेंट मॉडल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किन ड्रग्स के लिए है जो ड्रग रैपिडली और रेडियली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ध्यान रखना, अगर आपको वन कंपार्टमेंट मॉडल का पूछा है तो आपको बोलना है कि वन कंपार्टमेंट मॉडल इस तरह के मॉडल होते हैं जहां पर हम पूरी बॉडी को, व्हेन वी कंसीडर अ बॉडी इनटू अ सिंगल कंपार्टमेंट, पूरी बॉडी को एक सिंगल कंपार्टमेंट मानकर चल रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो वन कंपार्टमेंट मॉडल होता है वहां पर वो वाली ड्रग्स यूज होती है जो कि रैपिडली, रेडियली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है बिटवीन द प्लाज्मा और वी कैन से बिटवीन द ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रग इंजेक्ट किया, उसके बाद ये रैपिडली, रेडियली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, अब टू कंपार्टमेंट मॉडल का देखो, नाम से पता लग रहा है टू कंपार्टमेंट। अच्छा ये बात देखो कि ये रेडियली और रैपिडली है, मतलब कि यहाँ पर फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो टू कंपार्टमेंट में कैसा होगा, स्लोली स्लोली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये बात ध्यान रखना कि वन कंपार्टमेंट में रेडियली और रैपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग चाहिए, ठीक है। पर टू कंपार्टमेंट मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पर जो ड्रग होती है वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है टू कंपार्टमेंट, एक ये कंपार्टमेंट हो गया, एक ये कंपार्टमेंट हो गया। और मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि एक तो हो गया आपका ब्लड मान लीजिए, और एक हो गया आपका ऑर्गन। और मैंने आपको बोला था कि जैसे ही ड्रग आती है वो सबसे पहले कहाँ जाती है, ब्लड में जाती है, और ब्लड से ऑर्गन में जाती है। ये आपको पता है, सबसे पहले ब्लड में जाती है, ब्लड से ऑर्गन में जाती है, क्योंकि ब्लड से ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ब्लड वाले के लिए मैंने आपको बोला था दिस इज सेंट्रल कंपार्टमेंट। और फिर ये जो नीचे आपके लिए ऑर्गन मैंने बना रखे हैं, कंपार्टमेंट मैंने बना रखे हैं, इसको बोला था पेरिफेरल कंपार्टमेंट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ये भी बोला था कि ड्रग जो है सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट में मूव कर रही है, और वी कैन से ब्लड से डिफरेंट ऑर्गन में मूव कर रही है। तो आप देख सकते हैं ड्रग जो है सबसे पहले कहाँ गई, प्लाज्मा में, और वी कैन से ब्लड में, और वी कैन से सेंट्रल कंपार्टमेंट में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी का मतलब होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है आपके पेरिफेरल कंपार्टमेंट में, और वी कैन से पेरिफेरल टिश्यू में। तो सबसे पहले सेंट्रल कंपार्टमेंट, फिर हो गया आपका पेरिफेरल कंपार्टमेंट। ये हो गया आपका टू कंपार्टमेंट मॉडल। ठीक है, ड्रग आई है, ड्रग सबसे पहले प्लाज्मा में गई, ब्लड में गई, मतलब कि सेंट्रल कंपार्टमेंट में गई, और धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो पेरिफेरल कंपार्टमेंट में भी डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं ये आपके जो ऑर्गन्स है वो यहाँ पर दिखा रखे हैं, ब्रेन हो गया आपका, ठीक है, लंग्स हो गए, लीवर हो गया आपका, तो ये सारे यहाँ पर दिखा रखे हैं। तो ये हो गया वन कंपार्टमेंट, ये हो गया टू कंपार्टमेंट। आगे चलते हैं, इन्हीं के लिए यहाँ पर एक ग्राफ बना रखा है कि जो ड्रग है उसका कंसंट्रेशन समय के साथ हमारी बॉडी में कैसा चल रहा है। तो देखो दो मॉडल थे हमारे पास, एक तो था वन कंपार्टमेंट मॉडल, एक है टू कंपार्टमेंट मॉडल। सीएम का मतलब कंपार्टमेंट मॉडल, ओ का मतलब वन, टी का मतलब टू। तो वन कंपार्टमेंट मॉडल, टू कंपार्टमेंट मॉडल। अब जो वन कंपार्टमेंट मॉडल था वहां पर हमने देखा था कि यहाँ पर हमें इस तरह की ड्रग चाहिए जो कि रैपिडली, रेडियली, इक्वली, बराबर बराबर, फटाफट फटाफट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर एक सॉलिड लाइन दे रखी है आपको, देखो, ठीक है। और उसके बाद था आपका टू कंपार्टमेंट मॉडल, जो धीरे धीरे होले होले पहले तो प्लाज्मा में जाएगा, सेंट्रल कंपार्टमेंट में जाएगा, फिर जाके आगे पेरिफेरल कंपार्टमेंट में जाएगा। तो आप देखो सबसे पहले तो ये प्लाज्मा तक पहुंचेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू और वी कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ पेरिफेरल कंपार्टमेंट तक ड्रग जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर डॉटेड लाइन दिखा रखी है, ठीक है। डॉटेड तो यार थोड़ा गंदा हो गया, डैश्ड बोल लो, ठीक है, नहीं तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे वो मुझे पता है। तो एक तो हो गया तुम्हारा सॉलिड लाइन, एक हो गया तुम्हारा फेवरेट, मतलब कि डॉटेड नहीं, क्या बोलेंगे इसको, डैश्ड लाइन बोल लो, डैश लाइन, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। चलो, तो ये वाली बात क्लियर हो गई, वन कंपार्टमेंट, टू कंपार्टमेंट। ड्रग का मूवमेंट, देखो एक बात और सुन लो कि ड्रग का मूवमेंट जो है ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हमें कैसे पता लगेगा यार, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन बाहर से देख के? हमें तो कुछ ना कुछ टेस्ट परफॉर्म करने ही पड़ेंगे ना। तो इन सबको पता करने के लिए ही तो हमने कंपार्टमेंट बनाए हैं, ठीक है। तो वही वाली बातें चल रही हैं यहाँ पे। अब देखो, मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक डाटा, जैसे कि क्लियरेंस, जैसे कि सी मैक्स, जैसे कि टी मैक्स, अलग अलग तरह के जो हमारे फार्माकोकाइनेटिक डाटा है उनको पता करने के लिए एक तो होता है मॉडल अप्रोच, मतलब कि जिसमें हम मॉडल का यूज़ लें, कंपार्टमेंट मॉडल का जो हमने बनाया और उससे निकालें। एक होता है मॉडल इंडिपेंडेंट, हमें हमारे सिलेबस में मॉडल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में देना है ध्यान हमें।
ठीक है। फिर होता है एक मॉडल इंडिपेंडेंट। आई रिपीट, मेथड फॉर एनालिसिस फार्माकोकाइनेटिक डाटा। अगर आपको फार्माकोकाइनेटिक डाटा निकालना है किसी भी ड्रग का, तो आपके पास दो तरह के अप्रोच होते हैं। एक तो होता है मॉडल अप्रोच, एक होता है मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच। नाम से पता लग रहा ये मॉडल इंडिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं इसको दूसरे नाम से क्या जानेंगे, मॉडल डिपेंडेंट। तो वन इज मॉडल डिपेंडेंट अप्रोच, सेकंड इज मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच। अभी जो मॉडल डिपेंडेंट है, यहाँ पर आपको दो तरह से दे रखा है, कंपार्टमेंट, फिजियोलॉजिकल, जिस पे आपको मेनली ध्यान देना है। एक और होता है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है दो पर। एक तो होता है कंपार्टमेंट मॉडल, एक होता है फिजियोलॉजिकल मॉडल। कंपार्टमेंट मॉडल में भी दो तरह से। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो, मम्मी ला रही, कुछ ना कुछ ला रही है, या फिर आप बोल लो लाड़ी लेकर आ रही है, आपकी शादी होने वाली है, बड़े खुश हो गए आप, ये मम्मी ला रही, मतलब मैं ले रही बोल लो आप, ठीक है, ऐसे याद रखने का तरीका। और बेटा काटने का काम किसका होता है, क्या कह रहे हो, नारी? नहीं, मैं नहीं बोल रहा, देखो ट्रिक है याद कराने की, ठीक है। तो काटे नारी मतलब कैटेनरी। तो दोनों नाम याद रखना, कंपार्टमेंट मॉडल में दो होते हैं, मैमिलरी कैटेनरी, मैमिलरी मॉडल कैटेनरी मॉडल। फिर आता है आपका फिजियोलॉजिकल मॉडल। यहाँ पर आपको दे रखा है परफ्यूजन लिमिटेड और डिफ्यूजन लिमिटेड, दो तरह के लिमिटेड। कौन से? परफ्यूजन डिफ्यूजन, बोलते जाओ, परफ्यूजन डिफ्यूजन, परफ्यूजन लिमिटेड मॉडल, डिफ्यूजन लिमिटेड मॉडल। ये हो गया आपका मॉडल अप्रोच, ठीक है। उसके बाद मॉडल इंडिपेंडेंट में आता है नॉन कंपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर कंपार्टमेंट यूज ही नहीं कर रहे हम। तो अगर आपको फार्माकोकाइनेटिक डाटा का पता करना है किसी भी ड्रग का, तो आपके पास दो अप्रोच है, मॉडल अप्रोच, मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच। मॉडल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज मॉडल डिपेंडेंट अप्रोच, क्योंकि ये डिपेंडेंट है तभी तो ये इंडिपेंडेंट है। और अगर ये इंडिपेंडेंट है मतलब यहाँ पर कोई भी कंपार्टमेंट यूज नहीं ले रहे हम, बिना कंपार्टमेंट के यूज लेके हम यहाँ पर पता लगाएंगे। और ये मॉडल डिपेंडेंट है, तो ये दो तरह से है, कंपार्टमेंट, फिजियोलॉजिकल। इसको हमें नहीं ध्यान देना, आप लिख देना फ्लो चार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल। अब कंपार्टमेंट मॉडल में भी दो तरह से हैं, मैमिलरी कैटेनरी। उसके बाद फिजियोलॉजिकल में दो तरह की लिमिटेड है, एक तो परफ्यूजन लिमिटेड, एक डिफ्यूजन लिमिटेड। चलिए, यहाँ पर आपको मॉडल्स के बारे में बता रखा है। ये जो मॉडल अप्रोच है ना, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है कि जो कंपार्टमेंट मॉडल होते हैं, या फिर आप बोल लो इनको एम्पेरिकल मॉडल, दोनों नाम याद रखना, कंपार्टमेंट मॉडल और वी कैन से एम्पेरिकल मॉडल, और वी कैन से फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, और वी कैन से मॉडल डिपेंडेंट अप्रोच। कई तरह के नाम हो गए, ठीक है। तो ये काफ़ी ट्रेडिशनल है और मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। ये अप्रोच जो होती है कंपार्टमेंट मॉडल, एम्पेरिकल मॉडल, ये काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है। यहाँ पर हम हमारे डाटास को निकालते हैं, काफ़ी आसानी से हमें डाटा मिल भी जाते हैं। हम उसे फॉर्मूला में पुट करके हम ये भी पता कर लेते हैं कि ड्रग की कंसंट्रेशन समय के साथ बॉडी में कितनी है। कोई बड़ी बात नहीं है। एजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं मॉडल्स, हाइपोथेटिकल होते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी। देखो, हाइपोथेटिकल होते हैं, इससे हम हमारा एरिया अंडर कर्व, सी मैक्स और वी कैन से टी मैक्स, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस, सब कुछ पता कर सकते हैं। अब ये जो कंपार्टमेंट होते हैं ना, ये कंपार्टमेंट सीरीज में भी अरेंज होते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से सीरीज में भी अरेंज होते हैं, और इस तरह से पैरेलल भी अरेंज होते हैं। ये इससे कनेक्ट है, वो उससे कनेक्ट है, पैरेलल भी अरेंज होते हैं, इस तरह से पैरेलल भी ये अरेंज होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, रेजिस्टेंस जब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, सीरीज और पैरेलल। हालांकि हमें तो 2 दिन पुराना याद नहीं है, 4 साल पुराना क्या ही पूछ रहे हो सर आप। तो ये हो गया सीरीज, ये हो गया पैरेलल। तो ये जो कंपार्टमेंट मॉडल होते हैं, ये हाइपोथेटिकल नेचर के होते हैं, और ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, ये सीरीज में भी अरेंज होते हैं और पैरेलल भी अरेंज होते हैं। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि सेंट्रल कंपार्टमेंट पेरिफेरल कंपार्टमेंट से अटैच होते हैं। ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि सेंट्रल कंपार्टमेंट मतलब ब्लड या फिर प्लाज्मा, और पेरिफेरल का मतलब लीवर, लंग, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सेंट्रल कंपार्टमेंट मतलब कि ब्लड कनेक्ट विद द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपार्टमेंट, जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, पेरिफेरल कंपार्टमेंट बोलते हैं इनको, ठीक है। ये जो कंपार्टमेंट है, ये कोई रियल फिजियोलॉजिकल एनाटोमिकल मतलब आपका रियल तो है नहीं, हाइपोथेटिकल है। तो वही बात लिखी हुई है, इस कंपार्टमेंट इज नॉट ए रियल फिजियोलॉजिक और एनाटोमिक रीजन, ठीक है। अब सुनो, जैसे मान लीजिए ये एक कंपार्टमेंट है, ये दूसरा कंपार्टमेंट है, और ये ड्रग है। अगर ये ड्रग बराबर इतने ही इसमें गई, जैसे मान लीजिए 40 mg इसमें गई, 40 mg, और इसमें इस कंपार्टमेंट में भी कितनी गई, 40 mg गई। तो अगर दोनों कंपार्टमेंट में ड्रग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे सेपरेट कंपार्टमेंट। आई रिपीट, आपके पास दो कंपार्टमेंट है या कितने ही कंपार्टमेंट हो, अगर वहाँ पर ड्रग इक्वली
इक्वल रेट से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो उसे हम बोलेंगे सेपरेट कंपार्टमेंट। उन कंपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, आप सेपरेट कंपार्टमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इक्विलिब्रेटेड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि बराबर बराबर ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई है। दैट्स वाई दिस कंपार्टमेंट आर नोन एज सेपरेट कंपार्टमेंट। एवरी ऑर्गन टिश्यू और बॉडी फ्लूइड दैट कैन गेट इक्विलिब्रेटेड विद द ड्रग इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट कंपार्टमेंट। द रेट ऑफ ड्रग मूवमेंट बिटवीन कंपार्टमेंट, अब जैसे मान लीजिए कंपार्टमेंट है आपका, जैसे मान लीजिए लीवर है, अब यहाँ पे ड्रग इन करेगी और ड्रग यहाँ से निकलेगी भी सही, आउट भी होगी। तो ड्रग का इन और ड्रग का आउट, मतलब कि आपकी जो एंट्री है और एग्जिट है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वी कैन इजीली डिस्क्राइब द रेट ऑफ ड्रग मूवमेंट बिटवीन द कंपार्टमेंट, और वी कैन से एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द ड्रग। फिर आपका रेट कांस्टेंट आता है, वो अभी आपको मैं बता दूंगा। रेट कांस्टेंट भी हम यूज़ लेते हैं, एंट्री और एग्जिट पे लिखते हैं। अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगा इसको आपको। मैंने आपको जैसा बोला कि कंपार्टमेंट मॉडल में जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था, वहाँ पे मेमिलरी कैटेनरी दो तरह से, तो वही सारी बातें लिखनी है आपको कंपार्टमेंट मॉडल में। कि यहाँ पर जो है बॉडी जो है, देखो द बॉडी इज रिप्रेजेंट एज अ सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट अरेंज आइदर सीरीज और पैरेलल। बॉडी में कई तरह के कंपार्टमेंट है, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, ब्रेन, अलग अलग है। तो वो सीरीज़ में भी अरेंज हो सकते हैं, पैरेलल भी अरेंज हो सकते हैं। और वहाँ पर जो ड्रग है वो रिवर्सिबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। और ये जो है ये रियल नहीं है, ये मैं आपको मैंने पहले ही पॉइंट बता दिया है। और विद इन ईच कंपार्टमेंट द ड्रग इज कंसिडर्ड टू बी रैपिडली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और अभी मैंने सेपरेट कंपार्टमेंट का भी कंसेप्ट आपको बताया है कि अगर ड्रग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो सेपरेट कंपार्टमेंट। द रेट ऑफ ड्रग मूवमेंट बिटवीन कंपार्टमेंट डिस्क्राइब द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये सारे पॉइंट्स पहले ही क्लियर कर चुका हूँ मैं, जो आपको कंपार्टमेंट मॉडल आते ही लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको चार तरह के कंपार्टमेंट दिखा रखे हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि कंपार्टमेंट है, अब कंपार्टमेंट में अलग अलग परफ्यूजन रेट्स होती है कि कोई ज़्यादा परफ्यूज होता है। जैसे मान लीजिए एक कंपार्टमेंट है, मतलब कि लीवर है या किडनी है, कुछ भी है। अब ये दूसरा कंपार्टमेंट है, तो कोई ड्रग है, अब वो इसमें से जल्दी पेनिट्रेट कर रही है, परमिएट कर रही है, पर वो ड्रग इसमें नहीं आ पा रही है, पता ही है आपको। तो अलग अलग तरह की ड्रग होती है। तो जो कंपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए कोई हाईली परफ्यूज्ड है, मतलब कि ड्रग की एंट्री और एग्जिट उसमें से फटाफट फटाफट हो रही है, नाम से पता लग रहा है परफ्यूजन रेट ज़्यादा है, आन दो जान दो, आन दो जान दो। इसका जो एंट्री है, इसका जो एग्जिट है ड्रग का, वो रैपिड हो रहा है। पुअरली परफ्यूज धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे जा रही है। नेग्लिजिबल परफ्यूज बहुत ही कम आ रही है, बहुत ही कम जा रही है। और कुछ होते हैं फैट ग्रुप। ठीक है, चलो देखते हैं मेमिलरी और कैटेनरी। अगर मेमिलरी की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनते जाना। मेमिलरी मॉडल, यहाँ पर सेंट्रल कंपार्टमेंट, एक सेंट्रल कंपार्टमेंट एक से ज़्यादा पेरिफेरल कंपार्टमेंट से कनेक्ट होता है। अब आपको ये बात पहले से पता है, सेंट्रल कंपार्टमेंट मतलब कि ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया। किससे कनेक्ट है, पेरिफेरल से, मतलब कि लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, ब्रेन। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि सेंट्रल कंपार्टमेंट जो है पेरिफेरल से कनेक्ट होता है, सीरीज में हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। नॉट ए रियलिस्टिक इमेज नहीं देगा, क्योंकि ये जो फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल रियलिस्टिक नहीं है, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है। ठीक है, ये सारी बातें जो भी है ना, वो सारी लिख सकते हो आप यहाँ पर। अब देखो द पेरिफेरल कंपार्टमेंट, पेरिफेरल वाले की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक तो होता है सेंट्रल, जो कि ब्लड हो गया, आपका प्लाज्मा हो गया, एक हो गया पेरिफेरल। तो जो सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है ना, उसको हमेशा 1 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, 1 से। और जो पेरिफेरल कंपार्टमेंट जैसे कि लीवर, लंग, किडनी, हार्ट, ब्रेन, इसको 2, 3, 4, 5 ऐसे डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखना, आपका जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है, या फिर आपका जो ब्लड है, या फिर आपका जो प्लाज्मा है, इसको आप 1 से डिनोट करोगे। और जितने भी पेरिफेरल कंपार्टमेंट है, आगे काउंटिंग कंटिन्यू रखना। अब देखो, ध्यान से देखो, दिस इज़ 1 मतलब कि ये सेंट्रल कंपार्टमेंट हुआ, दिस इज़ 2 मतलब कि ये पेरिफेरल कंपार्टमेंट हुआ, दिस इज़ 3 मतलब कि ये पेरिफेरल हुआ। क्योंकि सेंट्रल कंपार्टमेंट के लिए 1 लिख दो, बाकी जितने भी पेरिफेरल है वो काउंटिंग चलने दो, 2, 3, 4, 5। तो अगर आपसे कुछ 5 कौन है तो बोलना पेरिफेरल, 4 कौन है पेरिफेरल, 3 कौन है पेरिफेरल, 2 कौन है पेरिफेरल। एक ही होगा सेंट्रल कंपार्टमेंट, बाकी सब पेरिफेरल पेरिफेरल पेरिफेरल। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख लो, Q1 मतलब कि ये कौन सा है, सेंट्रल, क्योंकि 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये क्या हो गया, पेरिफेरल पेरिफेरल। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मैंने आपको बोला कि अगर एक कंपार्टमेंट है और ये दूसरा कंपार्टमेंट है, तो ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इधर से उधर, इधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब कि रिवर्सिबल चलता है। तो आप देखो ये इस तरफ जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ड्रग जो है सेंट्रल कंपार्टमेंट को लीव करके
पेरिफेरल कंपार्टमेंट की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ पर आपने एक कांस्टेंट भी लगा रखा है, तो जिस तरफ मूव कर रहा है 3 की तरफ तो 3 लिख दिया, और कहाँ से जा रहा है 1 से जा रहा है तो 1 लिख दिया। अब मैंने बोला रिवर्सिबल है तो यहाँ से वापस इस तरफ भी जाएगा, तो कहाँ से जा रहा है 3 से जा रहा है, कहाँ को जा रहा है 1 को जा रहा है, तो 1 3 लिख दिया, जस्ट रिवर्स। तो हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल कंपार्टमेंट से ड्रग जो है अब इस बार सेंट्रल कंपार्टमेंट की तरफ मूव कर रहा है। तो वही वाली सारी थ्योरी लिखनी है, 3 से 1, 1 से 3। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो Q1 है, मतलब कि ये जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है, यहाँ से ये ड्रग जो है पेरिफेरल की तरफ मूव कर रहा है और पेरिफेरल से वापस इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जीरो का मतलब क्या है, ये जीरो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो एरो करके जीरो लिखा हुआ है यहाँ पर के 0 और 1, तो 1 का मतलब तो आपको पता है कि 1 इज डिनोटेड फॉर द सेंट्रल कंपार्टमेंट। जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, ड्रग जो है निकल रहा है, बॉडी से बाहर जा रहा है, खाली हो रहा है, तो एलिमिनेशन। या फिर ड्रग अगर बॉडी में आ भी रहा है ना, तो उसके लिए भी जीरो लगा रहे हैं, क्योंकि ड्रग अभी तक आया नहीं है, बॉडी में आ रहा है, और अगर निकल रहा है तो भी जीरो लगा रहे हैं। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। 1 इज डिनोटेड फॉर द सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड काउंटिंग इज डिनोटेड फॉर द पेरिफेरल कंपार्टमेंट। फिर हमने ये देखा कि सेंट्रल से पेरिफेरल, पेरिफेरल से सेंट्रल, रिवर्सिबल डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग का बिटवीन द कंपार्टमेंट्स। ठीक है, ये मेमिलरी मॉडल है जिसमें आपको सारी थ्योरी भी लिखनी है और इस तरह से बताना भी है। अब देखो मेमिलरी मॉडल को और डिटेल में, ये क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं मेमिलरी मॉडल मतलब कंपार्टमेंट मॉडल। ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है ना, 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए बोल देते हैं कि बताओ कंपार्टमेंट किस तरह से बनेगा। तो जब तक आप समझोगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा, फिर रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कितना रटोगे, बताओ कितना रटोगे। तो समझ लो आके, देखो 1 कंपार्टमेंट मतलब कि एक सिंगल कंपार्टमेंट यहाँ पर आपको बना दिया। ठीक है, और ये 1 लिखा हुआ है मतलब कि ये क्या है, सेंट्रल कंपार्टमेंट है। तो 1 कंपार्टमेंट मतलब कि ये सेंट्रल कंपार्टमेंट मैंने बना दिया। अब यहाँ पर ओपन लिखा है, तो ओपन का मतलब भी पूछा गया है 2 मार्क्स में, कई बार पूछा गया है, जैसे RUHS में कई बार पूछा गया है कि ओपन का मतलब क्या है। यहाँ पर ये ओपन वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ध्यान से सुनो। ये जो कंपार्टमेंट है आपका, इस पर मैंने 1 लिख दिया, मतलब कि ये कौन सा कंपार्टमेंट हो गया, सेंट्रल कंपार्टमेंट हो गया। ठीक है, अब ये ओपन का मतलब होता है कि ड्रग जो आ रही है और ड्रग जो यहाँ से जा रही है वो यूनिडायरेक्शनल है। कैसा है बेटा, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। ओपन का मतलब हो गया कि जो ड्रग का इनपुट है, जो ड्रग का आउटपुट है, वो यूनिडायरेक्शनल है। 1 कंपार्टमेंट का मतलब हो गया कि एक कंपार्टमेंट बना दो, उसमें 1 लिखा हुआ है मतलब कि वो सेंट्रल कंपार्टमेंट है। अब ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर आपको इसके आगे कोई भी एरो नहीं दे रखा, जैसे मान लीजिए एक कंपार्टमेंट बना रखा है, इस कंपार्टमेंट के आगे कोई एरो है नहीं है, तो अगर कोई भी एरो नहीं दे रखा है, एरो को मैंने काटा हुआ है कि एरो नहीं दे रखा है, तो समझ जाना कि जो ड्रग दिया है वो इंट्रावेनसली दिया है। और आपको ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन भी है, इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। बोलस का मतलब यहाँ पर होता है ड्रग के अमाउंट से, ड्रग के लोड से। ठीक है, तो 1 कंपार्टमेंट देखो बनाने शुरू करते हैं हम, क्योंकि एग्जाम में बनाने को आता है कई बार, तो देखो ध्यान से देखना। 1 कंपार्टमेंट बोला है तो ये एक कंपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, उसको बना दिया, सेंट्रल कंपार्टमेंट बोल दिया हमने। ओपन है मतलब कि इसका इन और इसका आउट एक यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, वो हमें दिखाना नहीं, हमें पता होना चाहिए मन में क्या इसका इन और आउट जो है यूनिडायरेक्शनल है। उसके बाद इंट्रावेनस है, मतलब कि हमें यहाँ पर कोई भी एरो नहीं बनाना, क्योंकि इंट्रावेनस में कोई भी एरो नहीं बनता। ठीक है, ठीक है, तो बस सिंपल है, ये 1 कंपार्टमेंट बनाया, इंट्रावेनस है इसलिए यहाँ पे कोई भी एरो नहीं बनाया। ठीक, अब यहाँ पे जो ड्रग का एलिमिनेशन है वो कैसे दिखाओगे कि ड्रग का सेंट्रल कंपार्टमेंट से बाहर निकल रहा है, तो 1 से निकल रहा है 1, और कहाँ जा रहा है 0 की तरफ जा रहा है, मतलब एलिमिनेशन हो रहा है। तो इस तरह से ये बनाना होता है। ये तो आपने मॉडल 1 देखा, और देखो मॉडल 2। अब यहाँ पर आप खुद बनाना 1 कंपार्टमेंट, ये एक कंपार्टमेंट बना दिया साहब। ठीक है, ओपन मॉडल आपको पता है कि इनलेट और आउटलेट यूनिडायरेक्शनल है। एक्स्ट्रावेस्कुलर, एक्स्ट्रावेस्कुलर मतलब जिसमें एरो बनाना है। अभी पहले क्या था, इंट्रावेनस, जहाँ पर एरो नहीं बनाना था, तो अब इस तरफ एरो बनाना है, इस तरफ इस साइड एरो बनाना है, बना दिया। और आगे तो बनेगा ही सही, क्योंकि ये जो 1 है इससे एलिमिनेशन होगा, तो K10 ड्रग एलिमिनेट होगा। अब ये जो एरो बनाया है, ये क्यों बनाया है, क्योंकि एक्स्ट्रावेस्कुलर है। अगर इसी की जगह इंट्रावेनस होता तो अभी हमने कोई भी एरो नहीं बनाया था, पर एक्स्ट्रावेस्कुलर है तो इस बार एरो बनाया है। अब एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, एरो किस तरफ जा रहा है, एरो जा रहा है 1 की तरफ, तो हम लिखेंगे कि कांस्टेंट यहाँ पर लिख दिया। फिर कहाँ से कहाँ जा रहा है, ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब पहले कुछ भी नहीं थी 0, और किसकी तरफ जा रही है 1 की तरफ, तो 0 to 1। और ये जो एरो है ये क्या इंडिकेट करता है कि ये एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि अगर इंट्रावेनस होता तो यहाँ पर कोई भी एरो
नहीं होता, पर अगर यहाँ पर एरो है मतलब ये एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, अब आगे चलो, मॉडल 3 पे आ जाओ। अब ध्यान से देखो, 2 कंपार्टमेंट, ठीक है सर, एक कंपार्टमेंट ये बना दिया, एक कंपार्टमेंट ये बना दिया, एक तो होगा सेंट्रल, एक होगा पेरिफेरल। अब इंट्रावेनस है तो क्या यहाँ पर मैं कोई इंजेक्शन लगता हुआ दिखाऊं? नहीं नहीं, एरो होगा ही नहीं, इंट्रावेनस है। अब आपको पता है कि ड्रग का मूवमेंट होता है 1 से 2 में, 2 से 1 में, इस तरह से होता है ना। ठीक है, और ये सेंट्रल कंपार्टमेंट से एलिमिनेशन आपको दिखा रखा है, बहुत सिंपल है। अब इसी का सेम यही स्ट्रक्चर, बस यहां पर क्या दे दिया, एक्स्ट्रा वेस्कुलर, मतलब कि एरो आएगा, बाकी सेम है। अब आगे देखो, 3 कंपार्टमेंट के लिए देख लो, 3 कंपार्टमेंट मॉडल मतलब कि 1, 2 और 3। देखो ये आपका 1 हो गया, मतलब कि ये सेंट्रल कंपार्टमेंट हो गया। अब ये सेंट्रल कंपार्टमेंट इस तरह से पेरिफेरल से जुड़ा है और इस तरह से भी पेरिफेरल से जुड़ा है। आप देख सकते हैं ये जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है फर्स्ट वाला, ये सेकंड और थर्ड से जुड़ा है। सेकंड और थर्ड क्या है, पेरिफेरल। तो ये फर्स्ट वाला दोनों से जुड़ा हुआ है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर आप देख लो, ये फर्स्ट वाला दोनों से जुड़ा है, सेकंड से भी जुड़ा है, थर्ड से भी जुड़ा है। अब ये इंट्रावेनस है तो क्या फर्स्ट वाले पे कोई एरो आएगा? नहीं नहीं सर, इंट्रावेनस है। अगर एक्स्ट्रावेस्कुलर होता तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले पे एरो आ रहा, क्योंकि ये एक्स्ट्रावेस्कुलर है। पर अगर इंट्रावेनस है तो यहाँ पर कोई भी एरो नहीं आएगा। बाकी तो सिंपल है, बाकी क्या सिंपल है वो देखो, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला हो गया, मतलब कि आपका ये तो हो गया सेंट्रल कंपार्टमेंट, ये हो गया पेरिफेरल, ये भी हो गया पेरिफेरल। आपको पता है कि इधर से इधर और इधर से इधर ड्रग आती है, इधर से इधर और इधर से इधर ड्रग आती है, और हमेशा एलिमिनेशन कहाँ से होता है, 1 से होता है। हो गया। और अगर यहाँ एरो लगा दो तो एक्स्ट्रावेस्कुलर, और एरो हटा दो तो इंट्रावेनस। तो दिस इज द 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट। ठीक है, दूसरा होता है, ये तो था मेमिलरी, और अब है कैटिनरी। इसमें कुछ भी नहीं है, इतना से याद रखो। वही कंपार्टमेंट की कहानी आप सुना सकते हो कि कंपार्टमेंट हाइपोथेटिकल होता है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को डिटर्मिनेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, एक रियलिस्टिक इमेज हमें नहीं देता है, वो सारी बातें लिख देनी है। फिर आपको बोलना है कि इस मॉडल में जो कंपार्टमेंट होते हैं वो सीरीज में होते हैं इस तरह से। अभी हमने देखा कि उस वाले में तो पैरेलल भी थे, दिस वन इज पैरेलल, पैरेलल भी थे, पर यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से सीरीज में होता है। चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ। कहाँ चल रहे हैं सर? चलो वादियों में चलते हैं, कहीं पहाड़ों में। गाना लगा दूँ काफिराना? पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे ना। तो यहाँ पर ये जो कंपार्टमेंट है, ये जो ये कंपार्टमेंट है आपका, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ S1, S2, S3, A1, B1। ये जो कंपार्टमेंट लगे हैं ये सारे सीरीज में लाइन से हैं, जुड़े हुए हैं। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इन दिस मॉडल द कंपार्टमेंट आर ज्वाइंट टू वन अनदर इन अ सीरीज लाइक कंपार्टमेंट ऑफ ए ट्रेन। ट्रेन के जो कंपार्टमेंट, ट्रेन के जो डब्बे एक साथ जुड़े होते हैं, उसी तरह से ये कैटेनरी मॉडल जो हैं जुड़े होते हैं। मतलब कैटेनरी मॉडल में क्या होता है कि कंपार्टमेंट जो हैं सीरीज में जुड़े होते हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है कि इस मॉडल को हम रेयरली यूज़ करते हैं। क्यों सर? क्योंकि ये काटती इसलिए। अरे नहीं नहीं भाई, कैटेनरी है, तुम तो पीछे पड़ गए। देखो इतना याद रखो कि इस मॉडल में जो कंपार्टमेंट होते हैं वो सीरीज में अरेंज होते हैं। इसको हम रेयरली यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये सीरीज में अरेंज होगा 1, 2, 3, दिस इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट, क्योंकि 1 है, फिर ये 2 और ये 3, तो ये पेरिफेरल, ये पेरिफेरल। अब देखो, सेंट्रल कंपार्टमेंट से ड्रग इधर जा रही है, इधर आ रही है, फिर 2 से 3 जा रही है, 3 से 2 आ रही है, इधर उधर चलती रहती है ना। पर आप यहाँ पर एक बात नोटिस करो कि इस सेंट्रल कंपार्टमेंट से इस बेचारे तीसरे वाले का तो कनेक्शन नहीं है, दूर का हो गया, तो रिश्तेदारी है ना, दूर का रिश्तेदार हो गया, कोई कनेक्शन ही नहीं है। जबकि आप यहाँ पे देखो कि ये जो सेंट्रल कंपार्टमेंट था ये इस वाले से भी कनेक्ट था, इस वाले से भी कनेक्ट था, ये जो सेंट्रल कंपार्टमेंट था ये भी इससे, ये भी इससे कनेक्ट था। पर यहाँ पर तो ये वाला जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है सीरीज में होने की वजह से ये तो यहीं पे रह गया 2 से कनेक्टेड। क्या ये 3 से कनेक्ट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको रेयरली यूज लेते हैं। एडवांटेज दे रखे हैं आपको जो कंपार्टमेंट मॉडलिंग है उसके, मेमिलरी कैटेनरी दोनों के मिला के, कि सिंपल है, फ्लेक्सिबल अप्रोच है, वाइडली यूज्ड होते हैं। देखो सिंपल सिंपल याद रखना है, ज़्यादा टफ याद मत रखना, सीधा याद रखो। सिंपल है, फ्लेक्सिबल अप्रोच है, वाइडली यूज होती है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको देते हैं। इट शो हाउ मेनी रेट कॉन्स्टेंट आर नेसेसरी टू डिस्क्राइब दिस प्रोसेसेस। हमें पता लग जाता है कितने रेट कॉन्स्टेंट जरूरी होते हैं। ठीक है, इट इज़ यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग द ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल। ड्रग का कंसंट्रेशन समय के साथ कितना है वो हमें पता लगता है। आप ये लिख सकते हो, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर पता लग सकते हैं। डोज रेजिमेन को डेवलप करने में हमें मदद करेगा कि कितना डोज
हमें देना है, क्योंकि हमें जब पता लग जाएगा कि समय के साथ ड्रग का कंसंट्रेशन बॉडी में कितना है और कितना चाहिए, मैक्सिमम सेफ कितना है, जब हमें पता लग जाएगा तो हम डोज बना सकते हैं उस अकॉर्डिंग, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए। ठीक है। यूजफुल व्हेन सेवरल थेरेपेटिक एजेंट आर कंपेयर्ड, कंपेरिजन में भी हेल्प करेगा आपको। वीडी मतलब अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टी हाफ ड्रग का हाफ लाइफ, सब कुछ पता करके देगा। ठीक है। उसके बाद आपको डिसएडवांटेज भी दे रखे हैं कि यहाँ पर कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन से रिलेशनशिप नहीं है, ये सिर्फ एक क्या हाइपोथेटिकल है। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे एफर्ट हमें डालने पड़ते हैं। एक्सटेंसिव एफर्ट आर रिक्वायर्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ए एग्जैक्ट मॉडल दैट प्रिडिक्ट एंड डिस्क्राइब करेक्टली एडीएमए ऑफ ए सर्टेन ड्रग। हमें कई तरह के एफर्ट डालने होते हैं मॉडल्स को बनाने के लिए, तब जाके हमें कहीं ना कहीं डाटा मिलता है। और ये मॉडल जो है स्टडी पॉपुलेशन के साथ अलग अलग चेंज होते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह टेम्परेचर अलग है, हर जगह कंडीशंस अलग है। तो उस अकॉर्डिंग जब हम स्टडी करेंगे पॉपुलेशन लेवल पे, मतलब एक बड़े लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल बनाने पड़ते हैं। द अप्रोच कैन बी अप्लाइड ओनली टू ए स्पेसिफिक ड्रग, किसी स्पेसिफिक ड्रग के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है। जो गई है उसकी ही पता कर रहे हैं हम। तो ऐसे कई तरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और उनको ओवरकम करने के लिए हमें बनाने पड़े अब फिजियोलॉजिकल मॉडल। क्या बनाने पड़े हम फिजियोलॉजिकल मॉडल बनाने पड़े। और इतना ही नहीं, जब आप ह्यूमन पे स्टडी करोगे, जब आप एनिमल पे स्टडी करोगे, तो अलग अलग एडीएमए आ रहा है, तो फिर दिक्कत वाली बातें हैं। ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल मॉडल की बात करें, दे आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन एनाटोमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डाटा। जो अभी तक कंपार्टमेंट में नहीं हुआ, अब वो हो रहा है यहाँ पर एनाटोमिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल डाटा के बेसिस पे हमने ड्रॉ किया है। सो इट प्रेजेंट मोर रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ ए ड्रग। देखो, ड्रग का डिस्पोजिशन मतलब कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ये जो भी हो रहा है ना, उसको मिलाकर बोल रहे हैं ड्रग का डिस्पोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमिनेशन, तीनों को मिला के बोल रहे हैं। तो इसको और अच्छे से हमें पता लगेगा। क्यों अच्छे से पता लगेगा? क्योंकि यहाँ पर हमें एनाटॉमिकल के बारे में पता है, फिजियोलॉजिकल डाटा के बारे में पता है, और उसी के बेसिस पर हमने ड्रॉ किया है। तो दे आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डाटा, सो इट प्रेजेंट मोर रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ ए ड्रग, और वी कैन से ड्रग का डिस्पोजिशन, और वी कैन से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, और वी कैन से एलिमिनेशन। टिश्यू विद सिमिलर परफ्यूजन प्रॉपर्टी आर ग्रुप्ड इनटू सिंगल कंपार्टमेंट। देखो, यहाँ पर है सिंगल कंपार्टमेंट, एक हमने पढ़ा था सेपरेट कंपार्टमेंट। जो सेपरेट कंपार्टमेंट था ना, वहाँ पर दो अलग अलग तरह के कंपार्टमेंट थे। ठीक है। ये वाला पेरिफेरल, ये भी पेरिफेरल, ये वाला लीवर, ये वाला लंग, सपोज। तो यहाँ पर जो ड्रग आ रही थी ना, वो दोनों में बराबर बराबर जा रही थी, तो हमने इन दोनों को क्या बोला? सेपरेट कंपार्टमेंट। क्या बोला? सेपरेट कंपार्टमेंट। अब यहाँ पर सिंगल कंपार्टमेंट क्या होता है कि जिसकी परफ्यूजन प्रॉपर्टी सिमिलर हो। जैसे मान लीजिए ये कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट है, दोनों की परफ्यूजन प्रॉपर्टी, अंदर आने की ड्रग की और एग्जिट करने की ड्रग की प्रॉपर्टी अगर सिमिलर है दोनों कंपार्टमेंट की, तो उसको बोलेंगे सिंगल कंपार्टमेंट। फिर होते हैं कुछ RET, मतलब कि रैपिडली इक्विबरेटिंग टिश्यू, कुछ होते हैं SET, स्लोली इक्विबरेटिंग टिश्यू। तो जो RET होता है उसमें आता है लंग्स, लीवर, ब्रेन, किडनी, ये सब RET है, रैपिडली इक्विबरेट होता है यहाँ पर ड्रग का कंसंट्रेशन। और ये आपका जो मसल है और एडिपोस है, यहाँ पर धीरे धीरे ड्रग का कंसंट्रेशन आता है। अब इसको आप डायग्रामेटिक तरीके से कैसे बनाओगे? देखो, ये आपका ब्लड है, आर्टीरियल ब्लड, वेनस ब्लड। ब्लड क्या हो गया आपका? सेंट्रल कंपार्टमेंट। ये सब क्या हो गए आपके? पेरिफेरल। सेंट्रल कंपार्टमेंट से क्या कनेक्ट है? पेरिफेरल। ठीक है। अब यहाँ पर आपको सारी बात लिखी है कि Q का मतलब क्या है? Q इंडिकेट ब्लड फ्लो रेट टू ए बॉडी रीजन। ये जो Q लिखा हुआ है ना हर जगह, ये ब्लड फ्लो रेट को बता रही है। HPT PPT क्या है? HPT का मतलब होता है आपका हाईली परफ्यूज टिश्यू, PPT का मतलब होता है पुअरली परफ्यूज टिश्यू। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन कर रखी है। ये आपका फिजियोलॉजिकल मॉडल है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल मॉडल फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। अब आपको जितना मैं बोल रहा हूँ उतना याद रखना है। देखो, फिजियोलॉजिकल मॉडल की बात करें, 2 टाइप से है। एक तो हो गया ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल, एक हो गया आपका मेम्ब्रेन परमिएशन रेट लिमिटेड मॉडल। ध्यान से सुनना, ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल, मेम्ब्रेन परमिएशन रेट लिमिटेड मॉडल। अब देखो, ब्लड फ्लो में क्या करना है? सबसे पहले इसके लिए 2 लाइन याद रखो, ये मोस्ट पॉपुलर है, कॉमनली यूज होता है। ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल, मोर पॉपुलर, कॉमनली यूज्ड। अब ये किस एजम्पशन पे बेस्ड है वो देखो, कि जो आपकी ड्रग होती है ना, वो लिपोफिलिक ज़्यादा होनी चाहिए,
लिपोफिलिक कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। पुअर आयोनाइज होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, पुअर आयोनाइज। मॉलिक्यूलर वेट इसका कम होना चाहिए, साइज इसकी कम होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए सेल है, इसके अंदर ड्रग को जाना है, तो सीधी सी बात है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, अगर सेल के अंदर ड्रग को जाना है तो ड्रग को कैसा कैसा होना पड़ेगा, ड्रग की लिपोफिलिसिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है, लिपोफिलिक मतलब कि फॉस्फोलिपिड से बनी है, फॉस्फेट प्लस लिपिड से। तो लिपोफिलिक ड्रग होगी तो फटाफट अंदर चल जाएगी, पुअर आयनाइज होगी तो फटाफट अंदर चल जाएगी, मोलिकुलर वेट कम होगा तो फटाफट अंदर चल जाएगी, साइज कम होगा तो फटाफट अंदर चल जाएगी। तो आपको ये लिखना है कि ये जो ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल है, यहाँ पर किस तरह का एजम्पशन है, दिस assumption is however applicable on the highly membrane permeable drug, low molecular weight, poorly ionized and highly lipophilic। इस तरह की होगी, जैसे आपका लीडोकेन हो गया, एनास्थेटिक लीडोकेन, उसकी बात करें तो वो इसी तरह की कैटेगरी में आता है। उसके बाद होता है मेम्ब्रेन परमिएशन रेट लिमिटेड। अब यहाँ पर रेट लिमिटेड है, मतलब कि यहाँ पर उल्टा कर दो, यहाँ पर क्या था, लो मोलिकुलर, इधर हाई मोलिकुलर कर दो। यहाँ पर क्या था, पुअरली आयोनाइज, इधर हाईली आयोनाइज कर दो। यहाँ पर क्या था, हाईली लिपोफिलिक, इधर लो लिपोफिलिक कर दो। और जब सब कंडीशन उल्टी कर रहे हो तो क्या सेल के अंदर ड्रग आसानी से जाएगी, नहीं जाएगी। तो ये दो कंडीशंस आपको बतानी है। फर्स्ट वन इज ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल, सेकंड वन इज मेम्ब्रेन परमिएशन रेट लिमिटेड मॉडल। उसके बाद इसके आपको एडवांटेजेस दे रखे हैं, ठीक है, ये आपको रीड करने, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो भी अभी आगे एक्सप्लेन किया है उसी को यहाँ पर मैंने एक ओवरऑल दे रखा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से आपको कोई भी एक दो एडवांटेज समझा के बताऊं तो ये रियलिस्टिक अप्रोच है। रियलिस्टिक का मतलब कि हमें यहाँ पर एनाटॉमिक और फिजियोलॉजी दोनों के बारे में पता है। देखो मैंने आपको पहले बोल दिया, दे आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डाटा, तो मोर रियलिस्टिक पिक्चर देगा। सिलेबस में आपको दे रखा है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। पर मैंने ये भी बोला कि नॉन लीनियर को समझने से पहले लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टडी करेंगे, क्योंकि जब लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स आपको क्लियर हो जाएगा तो नॉन लीनियर तो अपने आप आ जाएगा। तो ध्यान से सुनो, जितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ उतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये जो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक होता है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। सबसे पहला पॉइंट कि जो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। दूसरा, जितना ज़्यादा आप डोज बढ़ाओगे, जैसे मान लीजिए मैंने डोज बढ़ाया, जितना ज़्यादा आप डोज बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, और जितना ज़्यादा आप डोज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। या तो आप सिंगल डोज दो या आप मल्टीपल डोज दो, जैसे भी आप डोज दे रहे हो, ठीक है, पर डोज जो है आप बढ़ा कर दे रहे हो, ज़्यादा अमाउंट में दे रहे हो, तो जितना ज़्यादा आप डोज दोगे उतना ही ज़्यादा प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स जो होते हैं वहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन डोज के हिसाब से बढ़ता जाता है। पर ये जो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स होते हैं ना, ये डोज इंडिपेंडेंट होते हैं। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि जितना ज़्यादा आप ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, डोज का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इसको सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ये डोज डिपेंडेंट होने चाहिए। फिर आपने लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को डोज इंडिपेंडेंट क्यों कहा? तो ध्यान से सुनना, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को डोज इंडिपेंडेंट मैंने इसीलिए कहा क्योंकि जब आप लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, जब आप डोज इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने होते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। ठीक है, इससे रिलेट करके देखना होता है। अगर आपने डोज बढ़ाया, अगर आपने ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ाया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ाया, उस ड्रग के कंसंट्रेशन के बढ़ने के बाद भी आपके बॉडी में जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है, जैसे कि आपका क्लियरेंस हो गया, ठीक है, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये कांस्टेंट ही रहेंगे। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डोज इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट रह रहे हैं। ठीक है, तो सारी बातें ध्यान से सुन लो। लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डोज बढ़ाने पे प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता है।
उसके बाद इसको डोज इंडिपेंडेंट कहते हैं, क्योंकि चाहे आप डोज बढ़ा लो फिर भी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो है कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं। दैट्स वाई लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को डोज इंडिपेंडेंट कहते हैं। यहाँ पर लिखा है इन दिस केस द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जैसे कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रीनल क्लियरेंस, हेपेटिक क्लियरेंस विच डिस्क्राइब द टाइम कोर्स ऑफ ए ड्रग इन बॉडी रिमेन अनअफेक्टेड बाय डोज, और अनअफेक्टेड है दैट्स वाई डोज इंडिपेंडेंट। तो यहां से आपको सारी बातें क्लियर हो रही होगी। देखो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बोला कि ये फर्स्ट ऑर्डर करेगा तो नॉन लीनियर जीरो करेगा। लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को डोज इंडिपेंडेंट कहते हैं तो नॉन लीनियर को डोज डिपेंडेंट कहेंगे। लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में ये जो आपके पैरामीटर्स है, ये जो आपके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है, ये कांस्टेंट रहते हैं। तो जो नॉन लीनियर होगा उसमें कांस्टेंट नहीं रहेंगे, उसमें अफेक्ट होंगे, उसमें अल्टर होंगे, उसमें चेंज होंगे डोज के साथ। ठीक है, यहां पर ऐसा हो रहा है कि डोज बढ़ाने पे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो वहां पर भी बढ़ेगा, पर होले होले धीरे धीरे और एक टाइम के बाद रुक जाएगा। कंपैरिजन से बताता हूं, देखो वेट ए मिनट, यहां पर आप देखो दोनों कंडीशन में बता रहा हूं, है ना। ये है आपका लीनियर काइनेटिक्स। लीनियर काइनेटिक्स क्या होता है, जहां पर डोज बढ़ाने पे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ता है, पर यहां पर जो आपके पैरामीटर्स होते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर वो कांस्टेंट रहते हैं। तो ये डोज इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये है आपका कंसंट्रेशन, ड्रग का कंसंट्रेशन, और इधर आपको दे रखा है डोज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे आप डोज बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी ड्रग की प्लाज्मा में। देखो देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये हो गया लीनियर काइनेटिक्स, जहाँ पर डोज बढ़ाने पे प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता है, साथ ही साथ जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो आप देख सकते हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, जैसे जैसे आप डोज बढ़ाते हो तो प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन शुरू में तो बढ़ रहा है। आप देखो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, शुरू में बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, पर एक टाइम पे आने के बाद क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान से सुनना। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने ड्रग दिया, ठीक है, ड्रग किसके साथ जुड़ रहा है, प्रोटीन के साथ जुड़ रहा है, तभी ड्रग प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ड्रग को ट्रांसफर होने के लिए, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए प्रोटीन के साथ जुड़ना पड़ेगा। प्रोटीन जो कि ब्लड में प्रेजेंट है, प्रोटीन जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट है, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, तो इनके साथ जुड़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने बहुत सारा ड्रग दे दिया, अगर मैंने बहुत सारा ड्रग दे दिया और प्रोटीन 4 ही है, 4 प्रोटीन है, और मैंने 50-60 ड्रग मॉलिक्यूल दे दिए, ऐसा सपोज करो आप, तो क्या ये सारे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। प्रोटीन बोलेगा भैया हमारे पास तो 4 की जगह 4 चलो। तो यहाँ पर ड्रग बढ़ाने पर भी हमें कोई फायदा नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर आ गया है सैचुरेशन। क्या आ चुका है, सैचुरेशन। सैचुरेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर ड्रग का अमाउंट तो ज्यादा है आपकी बॉडी में, पर एंजाइम, प्रोटीन, इनकी अवेलेबिलिटी कम है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। ठीक है, यहां पर हम कह सकते हैं सैचुरेशन हो गया। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक बाइक है, उस बाइक पे 2 बंदे ही बैठ सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, वो जो भी गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। वैसे तो तुम 5-5 बिठा लोगे, वो मुझे पता है, बट ऐसे 2 ही बैठ पाएंगे, वो भी प्रॉपर हेलमेट के साथ। ठीक है, तो जब यहाँ पर 2 पैसेंजर हो जाते हैं, जैसे ओला वाला है, अगर उसने 2 बंदे बिठा लिए, मतलब एक वो खुद एक बंदा उसने बिठा लिया, तो उसके बाद वो कहता है नहीं भैया ये राइड पहले कंप्लीट होगी, उसके बाद ही दूसरी होगी। मतलब यहाँ पर हो गया इसका सैचुरेशन। भले ड्रग अवेलेबल है, भले कस्टमर अवेलेबल है, पर नहीं भैया, उसूल उसूल होते हैं, नहीं तो फिर चालान बनता है। तो यही प्रॉब्लम है कि आप ड्रग की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा भी दोगे, बढ़ा भी दोगे, बढ़ा भी दोगे, तो प्रोटीन तो लिमिटेड है, और प्रोटीन लिमिटेड है तो प्रोटीन तो सारे ऑक्यूपाइड हो गए। थोड़ी बहुत ड्रग आके प्रोटीन पे लग गई, अब प्रोटीन अपना काम करने चले गए, और प्रोटीन अगर सारे ही खर्च हो गए, सारे ही यूज हो गए, सारे ही ड्रग को लेने जा रहे हैं, तो उसके बाद हम बोलेंगे कि यहाँ पे सैचुरेशन आ चुका है। मतलब ड्रग तो ज्यादा है, पर हमारे पास करियर नहीं है, हमारे पास प्रोटीन नहीं है, हमारे पास एंजाइम नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन में ये ग्राफ बढ़ते 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 इस तरफ मुड़ जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये बात कर रहे थे हम नॉन लीनियर की, पर लीनियर के केस में ऐसा कुछ नहीं है। ये मस्त मोला है, जिंदा है और चलता जाएगा। जैसे जैसे आप डोज बढ़ाते जाओगे, प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, ये सारी बातें क्लियर हो गई। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने
कि जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक होता है वो कैपेसिटी लिमिटेड नाम से भी जाना जाता है। कैपेसिटी लिमिटेड काइनेटिक्स। क्यों बोलते हैं इसको कैपेसिटी लिमिटेड काइनेटिक्स? क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी है। जैसे मान लीजिए प्रोटीन की कैपेसिटी है कि हाँ भैया मैं 4 ड्रग के मॉलिक्यूल ले जाऊंगा, तो वो 4 ही ले जाएगा, वो 5 क्यों ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। तो जितनी कैपेसिटी है उतना ही ले जाएगा। वो नॉन लीनियर में होता है। इसी वजह से नॉन लीनियर में क्या होता है, ड्रग के कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद जब एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट, तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट ग्राफ बन जाता है। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को डोज डिपेंडेंट लिखा है। बिल्कुल लिखा है, क्योंकि लीनियर को कैसा बताया था मैंने, डोज इंडिपेंडेंट। और अगर मैंने नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को डोज डिपेंडेंट लिखा है, मतलब कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स की वजह से जो आपके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है, जैसे कि क्लियरेंस, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, एलिमिनेशन हाफ लाइफ, ये जितने भी अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन है, ये सारे अल्टर होते हैं, अफेक्ट होते हैं, चेंज होते हैं विथ ड्रग अमाउंट। जैसे जैसे ड्रग का कंसंट्रेशन चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, उसी तरह से ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स भी अल्टर होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, अफेक्ट होते रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात लिखी हुई है कि जो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं। वही वाला पेज है, यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया था इसको। ठीक है। आगे चलो, अब नॉन लीनियर की बात करते हैं। देखो इधर नॉन लीनियर वाली बातें हैं। द रेट प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये जो एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन है, जो फार्माकोकाइनेटिक्स है पूरी, ये सब किस पे डिपेंड रहते हैं, करियर और एंजाइम पे। जैसे मान लीजिए किसी भी ड्रग को एब्जॉर्ब होना है, तो एब्जॉर्ब होने के लिए उसको जीआई फ्लूइड चाहिए। ठीक है। इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होती है ड्रग, जीआई फ्लूइड चाहिए। मेटाबॉलिज्म होना है तो उसको एंजाइम चाहिए। एब्जॉर्ब होना है तो किसी ना किसी करियर की जरूरत है, मान लो किसी केस में तो करियर चाहिए। मतलब कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ करियर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम पे डिपेंड होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर किसी ड्रग को एब्जॉर्ब होना था, एब्जॉर्ब हो गई वो जीआई फ्लूइड में, बहुत अच्छी बात है, और अपना एक्शन शो करने लग गई। मान लीजिए मैंने और ड्रग दिया, और एब्जॉर्ब हो गई, और एक्शन शो करने लग गई, और बढ़ा दूं, और एब्जॉर्ब हो जाएगी, और एक्शन शो करने लग जाएगी। पर अगर मैं ड्रग का अमाउंट बहुत बढ़ा दूं, बहुत ज़्यादा बढ़ा दूं, तो उस कंडीशन में हमारे जीआई फ्लूइड तो लिमिटेड है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड तो लिमिटेड है ना। वो बोलेगा यार थोड़ी बहुत बढ़ाई थी मैंने, एब्जॉर्ब करवा ली, पर अब एब्जॉर्ब करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरा सैचुरेशन आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉन लीनियरिटी में सैचुरेशन आता है। जैसे एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूशन में भी ऐसा होता है। ड्रग को कहीं भी जाना है तो उसको चाहिए प्रोटीन। अब ड्रग आप बढ़ा दोगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, तो प्रोटीन तो लिमिटेड ही है ना। प्रोटीन बोलेंगे मैं क्यों काम करूँ ज़्यादा, मैं क्यों ओवरलोड लूँ, मैं क्यों अपना चालान कटाऊँ, भाई मैं तो लिमिटेड हूँ। मेरा तो ये आ गया सैचुरेशन पॉइंट कि मैं इतना ही काम करूँगा, इससे ज़्यादा मेरे बस की नहीं है। ये असाइनमेंट की बात है, जब असाइनमेंट सबमिट करना होता है यार लास्ट में करेंगे, और फिर ऐसे ही करेंगे, जो है ये ले लो सर, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। ठीक है। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कौन करता है? अरे सर लीवर। लीवर में कौन? बहुत तरह के एंजाइम है, साइटोसोलिक, माइक्रोसोमल, नॉन माइक्रोसोमल, साइटोक्रोम P450, कई तरह के है ना। तो मेटाबॉलिज्म जब होता है, जैसे मान लीजिए ये ड्रग है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मेटाबॉलिज्म होना है, किससे होगा? एंजाइम से होगा। यहाँ पर सीधा एंजाइम ही लिख देता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ड्रग एंजाइम। ड्रग का क्या होने वाला है? मेटाबॉलिज्म होने वाला है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब थोड़ी ड्रग है तो एंजाइम कर देगा, पर ड्रग बहुत ज़्यादा ओवरडोज, हाई डोज ऑफ ड्रग, हाई डोज सही रहेगा, ओवरडोज तो गलत हो जाएगा वर्ड, हाई डोज ऑफ ड्रग है, तो उस कंडीशन में एंजाइम बोलेगा कि भैया मेरा आ गया सेचुरेशन, मैं जा रहा हूँ गाँव, मतलब मेरे बस की नहीं है अब। ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन देख लो आप, नेफ्रॉन की बात देख लो। अगर नेफ्रॉन में एक्टिव सिक्रीशन नहीं होगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पीसीटी, डीसीटी, लुपोफेनले सही से काम नहीं करेंगे, वहाँ पे एक्टिव सिक्रीशन होता है ना, पैसिव सिक्रीशन भी होता है, रीएब्जॉर्प्शन भी होता है, तो ये सारी चीज़ अगर सही से नहीं होगी तो क्या नेफ्रॉन सही से काम करेगा? नहीं। एलिमिनेशन सही से होगा? नहीं। ठीक है। तो जब भी ड्रग का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन जो है सारे ही अफेक्ट होते हैं, और ये सारे ही कारण है नॉन लीनियरिटी के। अभी हम पढ़ेंगे। अब ये ग्राफ को ध्यान से सुनना और समझना, ये पॉइंट को ध्यान से सुनो। इन सच केसेस, नॉन लीनियरिटी की बात चल रही है,
नॉन लीनियरिटी कैसे होते हैं? ये होते हैं डोज डिपेंडेंट। कैसे होते हैं बच्चों? डोज डिपेंडेंट, मतलब कहीं ना कहीं ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ये डोज पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब कि ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को अल्टर करेंगे। पर अगर डोज बढ़ा दोगे तो शुरू में तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पर एक लिमिट के बाद सैचुरेशन आ जाएगा। ये बात भी इसमें ध्यान रखना। ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये जो नॉन लीनियरिटी का केस है, यहाँ पर एंजाइम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका सैचुरेशन आना निश्चित है, क्योंकि ड्रग का कंसंट्रेशन अगर हाई है तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ट्रांसफॉर्म इनटू अ मिक्सचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रेट प्रोसेस। मतलब कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि नॉन लीनियरिटी में शुरू में तो आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देखने को मिल रहा था। एलिमिनेशन के केस में बात कर रहा हूँ मैं, पहले ही क्लियर कर दूँ, ठीक है। पर जब एलिमिनेशन हो गया, ठीक है, एंजाइम बोल रहे कि यार इससे ज़्यादा एलिमिनेट तो हम नहीं करा सकते, इससे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म तो हम नहीं करा सकते, तो उसको बोलेंगे सैचुरेशन की। अब सैचुरेशन आ चुका है, तो जब भी सैचुरेशन आता है, सैचुरेशन आने से पहले, ध्यान से सुनो, लाइन को याद रखना, नॉन लीनियरिटी के केस में सैचुरेशन आने से पहले तो फॉलो होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और सैचुरेशन आने के बाद फॉलो होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये दोनों बातें याद रहेगी। आई रिपीट, इन सच केसेस, आई मीन टू से नॉन लीनियरिटी, इन सच केसेस व्हेन एंजाइम आर ससेप्टिबल टू सैचुरेशन एट हाई ड्रग कंसंट्रेशन, जब ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ाया, एंजाइम का सैचुरेशन आया, तो एंजाइम के सैचुरेशन आने से पहले अगर मैं यहाँ पर एलिमिनेशन का ग्राफ देखता हूँ तो वह फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। बट एंजाइम का सैचुरेशन आने के बाद अगर मैं यहाँ पर ग्राफ देखता हूँ नॉन लीनियरिटी में, तो वो जीरो ऑर्डर रेट प्रोसेस को फॉलो करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। दिस इज द जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग दैट शो सैचुरेशन काइनेटिक्स, मतलब ऐसे कौन कौन सी ड्रग है जो कि सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होने चाहिए। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो ड्रग है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करे। देखो सीधी सी बात है, सैचुरेशन काइनेटिक्स किस में आता है? नॉन लीनियरिटी में आता है, पता है ना। और नॉन लीनियरिटी क्या फॉलो करती है? जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है, ठीक है। तो हमें ऐसी ड्रग चाहिए जो कि नॉन लीनियरिटी को, मतलब सैचुरेशन काइनेटिक्स को शो करे। तो वो ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो वो ड्रग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करनी चाहिए। दूसरा, एलिमिनेशन हाफ लाइफ चेंजेस एज डोज इंक्रीज्ड। सीधी सी बात है, ध्यान से सुनो, एंजाइम सैचुरेशन हुआ, अभी तक क्या हुआ था कि ड्रग को खत्म कर रहा था एंजाइम, पर एंजाइम ने कहा कि अब मेरी कैपेसिटी नहीं है, ड्रग तो बहुत सारी है, मैं कहाँ तक करूँगा। एंजाइम ने बोला मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ड्रग का एलिमिनेशन हाफ लाइफ चेंज हुआ है, क्योंकि ड्रग को अब तोड़ने के लिए कोई नहीं है, और जब टूटेगी नहीं, जब उसका मेटाबोलाइट नहीं बनेगा, तो वो एलिमिनेट कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं उसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ बढ़ती रहेगी। तो ध्यान रखना, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, एलिमिनेशन हाफ लाइफ, और वी कैन से टी हाफ, वो चेंज हो जाता है जब डोज का कंसंट्रेशन आप बढ़ा देते हो। किस केस में? नॉन लीनियर के केस में। और जो डोज का कंसंट्रेशन आपने बढ़ाया वो भी नॉन लीनियर के केस में, तो आ जाएगा सैचुरेशन, एंजाइम सैचुरेशन। सीधी सी बात है, देखो ड्रग है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है, और ड्रग का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वो मेटाबोलाइट बनाता है। अब मान लीजिए ड्रग बहुत ज़्यादा है, ड्रग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो क्या एंजाइम सही से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो एंजाइम सही से काम नहीं कर पाएगा तो ड्रग का मेटाबोलाइट सही से बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो वही लिखा है कि कंपोजिशन एंड रेशियो ऑफ द मेटाबोलाइट ऑफ ड्रग अफेक्टेड। कैसे अफेक्ट हो रहा है? जब आप डोज को बढ़ा रहे हो, चेंज कर रहे हो, मतलब कि यहाँ पे बढ़ाने से ही है। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखा है नॉन लीनियरिटी के, तो फिनाइटोइन, वारफेरिन, वारफेरिन एंटीकोगुलेंट है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि फिनाइटोइन, मेथोट्रेक्सेट, एसिटामिनोफेन, ये सब क्या काम आती है, आपको पता होना चाहिए अब। उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है टेस्ट टू डिटेक्ट नॉन लीनियरिटी इन फार्माकोकाइनेटिक। अगर आपको पता करना है नॉन लीनियरिटी के बारे में तो क्या क्या टेस्ट हैं। सबसे पहला, ध्यान से सुनो, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टडी स्टेट। एक बात बताओ, दो केस हैं आपके पास, है ना, ध्यान से सुनना, दो केस है आपके पास, एक है लीनियर
एक है नॉन लीनियर। और आपको यहाँ पर टेस्ट दे रखे हैं कि आप बताओ कि नॉन लीनियर का पता आप कैसे लगाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टडी स्टेट। आपको पता है पहले लेक्चर में आपने देखा है कि स्टडी स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू एलिमिनेशन हो जाता है। वी कैन से इट इज़ अ सी मैक्स, ठीक है। वी कैन से इट इज़ गुड, वेरी वेरी गुड, क्योंकि इसको मेंटेन करना हमें चाहिए, मेंटेन रहेगा तभी अच्छा थेरेपेटिक एक्शन आएगा। और स्टेडी स्टेट आना ही चाहिए किसी भी ड्रग का उसका मैक्सिमम थेरेपेटिक एक्शन आने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी कंसंट्रेशन होती है, ये ऐसी एक पॉइंट होता है जहाँ पर सी मैक्स होता है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू एलिमिनेशन रेट होता है, ठीक है, बराबर हो जाते हैं दोनों। तो देखो हमें ये वाली चीज़ अचीव करनी है। तो ये वाली चीज़ स्टडी स्टेट कब अचीव होती है? जब ड्रग जो है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है प्लाज्मा में। अब एक बात बताओ, लीनियर में मैंने आपको बोला था कि अगर आप ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ग्राफ बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ड्रग के कंसंट्रेशन के साथ प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप डोज दोगे यहाँ पर प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन जो है आप देख सकते हैं बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कोई सैचुरेशन वाला कंसेप्ट नहीं है। पर वहीं अगर नॉन लीनियरिटी की बात करूं तो अगर आपने डोज दिया तो शुरू में तो ग्राफ बड़ा बड़ा बड़ा, पर बाद में इस तरह से हो जाता है, मतलब कि एक कांस्टेंट हो जाता है, ऊपर नहीं जा पाता फिर वो, है ना। तो अगर हमें स्टडी स्टेट को अचीव करना है तो स्टडी स्टेट हमें लीनियर के केस में देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना, अगर स्टडी स्टेट आ रहा है तो लीनियर वाला केस है, और अगर स्टडी स्टेट नहीं आ रहा है, क्योंकि बढ़ाते जाओगे तो फिर वहां से तो कांस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सैचुरेशन आ जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन एंजाइम कैरियर इनका सैचुरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर स्टडी स्टेट आ रहा है तो लीनियर है, और अगर स्टडी स्टेट नहीं आ रहा है तो नॉन लीनियर है। और एक और बात मैंने आपको पहले भी बताया, लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर को क्या बोलते हैं? डोज, बताओ, डिपेंडेंट बोलते हैं या इंडिपेंडेंट बोलते हैं? इंडिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नॉन लीनियर है इसको बोलते हैं डोज डिपेंडेंट। तो अगर इसको डोज डिपेंडेंट बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को अल्टर कर रहा है, चेंज कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो आप ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर नॉन लीनियर के केस में आप डोज डिपेंडेंसी के केस में अगर इसको डोज डिपेंडेंट नाम दे भी रहे हो ना, तो क्यों दे रहे हो? क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर अल्टर हो रहे हैं। तो अगर कहीं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर अल्टर हो रहे हैं तो वो 100% नॉन लीनियर का केस है। और अगर कहीं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर अल्टर नहीं हो रहे, डोज बढ़ाने के बाद भी, ड्रग बढ़ाने के बाद भी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर अल्टर नहीं हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं, अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो लीनियर का केस है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि अगर अफेक्ट हो रहे हैं तो नॉन लीनियर है, और अगर अफेक्ट नहीं हो रहे हैं तो लीनियर है। उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो एंजाइम है, एंजाइम ड्रग को ले गया क्योंकि ड्रग का मेटाबॉलिज्म करना है उसको, ठीक है। मेटाबॉलिज्म करके क्या बनाएगा? मेटाबोलाइट बनाएगा। तो जैसे मेटाबोलाइट बना, एंजाइम वापस अपनी जगह पे आ जाएगा कि चलो दूसरा काम करते हैं। वही लिखा हुआ है, देखो, फर्स्ट द ड्रग इंटरैक्ट विथ एंजाइम। सबसे पहले ड्रग ने एंजाइम के साथ इंटरेक्शन करा ताकि ड्रग और एंजाइम का इंटरमीडिएट बने। जैसे ही इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना, मतलब कि इसका मेटाबोलाइट बना, उसके बाद ये जो एंजाइम है ये वापस चला जाएगा क्योंकि इसने बना दिया है मेटाबोलाइट, और मेटाबोलाइट फर्दर जो है हमारे रीनल एक्सक्रीशन के थ्रू, हमारे नेफ्रॉन के थ्रू फिल्टर होके बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद आपको टॉपिक दे रखा है कोजेस ऑफ नॉन लीनियरिटी, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको बता रखा है कि नॉन लीनियरिटी किसकी वजह से हो रही है, जैसे ड्रग के एब्जॉर्प्शन की वजह से, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, मेटाबॉलिज्म की वजह से, एक्सक्रीशन के केस में, सारे ही केस में आपको नॉन लीनियरिटी देखने को मिलेगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे एब्जॉर्प्शन की केस की मैं बात करता हूँ, एक जीआई फ्लूइड मैंने बताया था ना, वही केस लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ड्रग एब्जॉर्प्शन में सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन। अगर ड्रग का चाहिए तभी एक्शन आएगा, ड्रग सोल्यूबल होगी, ड्रग डिसॉल्व होगी, तभी तो ड्रग रिलीज होगी, तभी तो वो एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके सामने है डोजेस फॉर्म, और इस डोजेस फॉर्म से ड्रग रिलीज हो रही है। जैसे जैसे ड्रग यहाँ पे रिलीज हो रही है वो जीआई फ्लूइड में जा रही है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन की एक वैल्यू बनती जा रही है। एब्जॉर्प्शन का ग्राफ इस तरह से बढ़ता जा रहा है क्योंकि ड्रग आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ड्रग आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अब आपको पता है कि नॉन लीनियर का केस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सैचुरेशन आ जाएगा। जीआई फ्लूइड तो एक लिमिटेड ही है ना, आप ड्रग बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, पर हमारा जीआईटी फ्लूइड तो लिमिटेड ही है ना। वो बोलेगा कि बस भाई यार अब इससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगा, ठीक है। वो वाली बात है। एग्जाम्पल है ग्रेसियोफुल्विन। मुझे कमेंट में बताओ ग्रेसियोफुल्विन क्या काम आता है। उसके बाद करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी जो करियर मीडिएटेड है ना, जैसे मान लीजिए ये ड्रग है,
इस ड्रग को कहीं पर जाना है बॉडी में, तो बॉडी में जाने के लिए कहीं पर भी, किसी भी टिश्यू में, किसी भी अफेक्टेड एरिया पे या कहीं भी इसको जाना है अपना एक्शन शो करने के लिए, और मान लो इस ड्रग को करियर की नीड है, कैरियर की नीड है, बिना कैरियर के ये ड्रग आगे नहीं बढ़ने वाली। अब जैसे मान लीजिए 50 कैरियर है, अच्छी बात है 50 कैरियर है, और 100 ड्रग के मॉलिक्यूल है, तो क्या सारे ड्रग के मॉलिक्यूल करियर से जुड़ जाएंगे? नहीं जुड़ेंगे, 50 जुड़ेंगे, 50 बाकी रह जाएंगे, बैठे रह जाएंगे। जो 50 ड्रग के मॉलिक्यूल है वो बैठे रह जाएंगे, सिर्फ 50 ड्रग के मॉलिक्यूल ही जुड़ेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पेस होगा, जितना अवेलेबल होगा, उतना ही तो बाइंड होगा। करियर बोलेगा कि यार हम 50 लोग हैं, हम 50 ड्रग के मॉलिक्यूल को ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया? सैचुरेशन। ठीक है, ड्रग करियर को ले जा रहा है पर एक लिमिटेड अमाउंट में। नेक्स्ट है आपका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। सीधी सी बात है, अगर ड्रग मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेटाबॉलिज्म एंजाइम से होता है और एंजाइम का सैचुरेशन आ गया, एंजाइम लिमिटेड है। तो अगर ऐसा हुआ तो बायो अवेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ड्रग प्लाज्मा में रहेगा और फटाफट जुड़ता रहेगा, 100% बायो अवेबिलिटी आने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, उसके बाद है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। वही वाली बात है, एक तो आपका प्लाज्मा प्रोटीन, एक आपकी टिश्यू बाइंडिंग। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है और ये जो टिश्यू बाइंडिंग है, इनके पास लिमिटेड साइट्स है, LS मतलब लिमिटेड साइट्स, और यहाँ पर ये ड्रग है। तो क्या ये ड्रग 100% जुड़ पाएगी? नहीं जुड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर लिमिटेड साइट्स है, तो जितनी जुड़ेगी उसके बाद आ जाएगा इसका सैचुरेशन। इन बोथ केसेस देयर इज इंक्रीज इन द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। दोनों ही केस में क्या होगा? प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इन केस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, इस केस ऑफ टिश्यू बाइंडिंग। नेक्स्ट है आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म। देखो आपको पता ही है मेटाबॉलिज्म, आपको बहुत अच्छे से पता है, फेज 1 फेज 2 रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, लीवर करता है, ये सब आपको पता है। अब देखो सबसे पहला कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म। कैपेसिटी नहीं है भाई, ज़्यादा ड्रग लेने की कैपेसिटी नहीं है, मेटाबॉलिज्म करने की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, एंजाइम का और जो कोफैक्टर होते हैं जो कि एंजाइम को हेल्प करते हैं, उनका सेचुरेशन आ गया, अब वो काम ही नहीं कर पा रहे। यहाँ पर जो एंजाइम है, यहाँ पर जो कोफैक्टर है जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अब सही से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी उनकी कैपेसिटी थी उन्होंने उतना करा, तो वहाँ पर आ जाता है सैचुरेशन। जैसे कि एग्जांपल की बात करूँ तो फिनाइटोइन और अल्कोहल के केस में। नेक्स्ट है आपका एंजाइम इंडक्शन। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, कई ड्रग्स की वजह से क्या होता है, एंजाइम इंड्यूस होते हैं, और अगर एंजाइम इंड्यूस हो गए, एंजाइम इंडक्शन हो गया, तो एंजाइम का काम बढ़ जाएगा, और अगर एंजाइम का काम बढ़ गया तो ड्रग का अमाउंट कम हो जाएगा। तो ड्रग का अमाउंट कम होना मतलब कि क्लियरेंस का बढ़ना और स्टडी स्टेट का लेट आना, क्योंकि ड्रग का अमाउंट कम है तो कहाँ से वो स्टडी स्टेट अचीव होगा, कहाँ से सीमेक्स आएगा। सारी बातें क्लियर हुई? ड्रग्स की वजह से एंजाइम इंडक्शन हो रहा है, एंजाइम इंडक्शन हो रहा है मतलब एंजाइम बढ़ रहे, एंजाइम बढ़ रहे मतलब कि ड्रग का अमाउंट कम हो रहा है, क्योंकि ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा, और ड्रग का अमाउंट कम हो रहा मतलब कि क्लियरेंस बढ़ रहा है, और ड्रग का अमाउंट कम हो रहा है मतलब कि स्टडी स्टेट आने के चांसेस कम हो रहे हैं। उसके बाद है आपका ड्रग एक्सक्रीशन। इसको ध्यान से सुनो, यहाँ पर है आपका एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रीशन। अब देखो एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रीशन मतलब कहीं ना कहीं नेफ्रॉन में कुछ सेक्रीशन हो रहा है, और वो सेक्रीशन हमारे यूरिन फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, और वो सेक्रीशन हमारे ड्रग को एलिमिनेट करने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि पेनिसिलिन जी, ये जो पेनिसिलिन जी है इसको एलिमिनेट करना होता है, नेफ्रॉन के थ्रू एलिमिनेट होता है। अब वहाँ पर अगर एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रीशन एक लिमिटेड हो, एक कांस्टेंट हो, एक सैचुरेशन कंडीशन आ जाए उसमें कि हाँ भाई इतना ही सेक्रीशन होगा, इससे ज़्यादा सेक्रीशन नहीं होगा। अब ड्रग तो बहुत सारी, पर सेक्रीशन लिमिटेड हो गया, तो क्या यहाँ से ड्रग निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि एलिमिनेशन मतलब कि रीनल क्लियरेंस डिक्रीज हो जाता है। समझ में आया? एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रीशन में स्टडी स्टेट आने की वजह से यहाँ से ड्रग प्रॉपर एलिमिनेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रीनल क्लियरेंस है वो अफेक्ट हो चुका है, वो कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रीशन में स्टडी स्टेट आ चुका है। और ये स्टडी स्टेट इसमें क्यों आया है? क्योंकि जो आपका पेनिसिलिन जी है उसका ड्रग अमाउंट बहुत ज़्यादा है। आफ्टर सेचुरेशन ऑफ करियर सिस्टम क्लियरेंस डिक्रीज। नेक्स्ट है आपका एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब जैसे मान लीजिए नेफ्रॉन है, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी आपका एलिमिनेशन प्रोसेस चल रहा है ना, यहाँ पे जो भी आपका यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है आगे जाके, उससे रीअब्जॉर्ब होना। मान लीजिए कुछ काम का मिल गया, H+ काम का मिल गया, कुछ भी हमें काम का मिल गया, तो उसको बॉडी में वापस भेज देते हैं हम यहाँ से।
उसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब ये रीअब्जॉर्प्शन हो नहीं पा रहा, मतलब कि ये वापस बॉडी में जा नहीं पा रहा। तो अगर ये वापस बॉडी में जा नहीं पा रहा तो ये कहीं ना कहीं नेफ्रॉन में ही आगे बढ़ता रहेगा और नेफ्रॉन के थ्रू, यूरिन के थ्रू ही निकलेगा। तो अगर रीअब्जॉर्प्शन रुक गया तो यूरिन ज़्यादा बनेगा। क्यों ज़्यादा बनेगा? क्योंकि काम की चीज़ें हम वापस बॉडी में डाल ही नहीं पा रहे, वो प्रोसेस ही रुक गई, उस प्रोसेस का ही सैचुरेशन आ गया, तो यूरिन ज़्यादा बनेगा। तो पहले केस में तो यूरिन सही से बन नहीं पा रहा था क्योंकि एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन कम हो गया था, सैचुरेशन आ गया था, और यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन रुक गया, मतलब बॉडी में वापस नहीं जा पा रहा, तो मतलब यूरिन ज़्यादा बन रहा है। तो एक में बन ही नहीं रहा था और एक में ज़्यादा बन रहा है, तो यहाँ पे वही लिखा है। एक सेकंड में आपको बताता हूँ कि वो पॉइंट कहाँ पर लिखा है। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। यहाँ पर देखो, सेचुरेशन ऑफ करियर सिस्टम, इसकी बात चल रही है ना। इसमें जो करियर सिस्टम होता है, अगर उसका सेचुरेशन हो जाता है तो यहाँ पर रीनल क्लियरेंस में कमी आ जाती है। ये केस 1 की बात हो गई। बट अगर केस 2 की बात करें, एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का सेचुरेशन आने पर क्या होता है कि यहाँ पर ड्रग का एलिमिनेशन इंक्रीज होता है, मतलब कि यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, वो वाली बात लिखी है। चलिए, और भी कई सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि डाईयूरेसिस, यूरिन के पीएच में चेंज आना, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, सैचुरेशन ऑफ बाइंडिंग साइट्स, जिसकी वजह से नॉन लीनियरिटी कोस होती है। जैसे कि नेफ्रॉन खराब हो गया, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो गई, तो क्या ड्रग का एलिमिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, सैचुरेशन आ जाता है। सैचुरेशन आना मतलब नॉन लीनियरिटी, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है माइकल मेंटन प्लॉट, और ये आपको डिटेल स्टडी करनी है। मैं यहीं पर लेक्चर को ऐड कर रहा हूँ, आपको जाना है लेक्चर में, और यहाँ पर कुछ चेंजेस करें जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लाइन आपको लिखनी है, ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, और यहाँ पर ये आपको लिखना है। उसके अलावा सब कुछ सेम है, सारा डेरिवेशन सेम है जो भी इस लेक्चर में आएगा। तो लेक्चर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस लेक्चर को भी सुनिए। माइकल का प्लॉट मतलब माइकल का ग्राफ, ओके। और माइकल मेंटन इक्वेशन मतलब माइकल की जो इक्वेशन आई थी वो देखेंगे। साथ में देखेंगे कि ये इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे हुआ है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं सबसे पहले ग्राफ, फिर देखेंगे इक्वेशन, और फिर देखेंगे इस इक्वेशन का डेरिवेशन। तो इसी लेक्चर में सब कुछ याद करना है, ध्यान से सुनना और समझना। देखिए, जो माइकल मेंटन इक्वेशन है ये हमें बताती क्या है? सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, ये हमें आइडिया देती है रिलेशनशिप का। सर क्या बात कर रहे हो, रिलेशनशिप बताएगी ये माइकल मेंटन इक्वेशन? हाँ जी, रिलेशनशिप बताती है। किसके बीच में बताती है? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें बताती है माइकल मेंटन इक्वेशन। आई रिपीट, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पता लगाओ दया। ठीक है, तो ये कौन पता लगाएगा? माइकल मेंटन इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के। मतलब जितना ज्यादा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी। ठीक है, जितनी ज्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा वेलोसिटी, और ये बात हमें पता लगती है माइकल मेंटन इक्वेशन से। देखिए, अब वेलोसिटी को मैं v से लिखता हूं और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को मैं s से लिखता हूं। ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। यहां पर मैंने लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और यहां पर मैंने लिखा है वेलोसिटी। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं। यहाँ पर इस जगह तो मैंने लिखा है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, जिसको मैं एस से लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। चलो यहाँ पे मैं आपको ग्राफ समझाता हूँ, वेट ए मिनट। इस तरह से ग्राफ है, यहाँ पर तो एस है, एस का मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, और यहाँ पर वेलोसिटी है। अब क्या होगा, शुरू में अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 0 होगी तो वेलोसिटी क्या होती है? सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वेलोसिटी भी 0 होगी, क्योंकि अभी अपन ने देखा कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 0 तो वेलोसिटी भी 0। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 0 रहती है तो वेलोसिटी भी 0 रहती है, और 0 वेलोसिटी को, या फिर आप बोल लो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई, तो इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं 0, और इसको हम लिखते हैं वी नोट से। वी नोट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि अभी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगी, और ये 0 वेलोसिटी को हम दिखाएंगे कैसे? हम दिखाएंगे वी नोट से। देखिए,
यहाँ पर आप देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, वी नोट से वेलोसिटी दिखा रहे हैं और वी नोट जो होती है इनिशियल वेलोसिटी होती है। और यहाँ पर वही लाइन लिखी है, इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जीरो एट इनिशियल स्टेज देन वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो। ठीक है। और जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। पर अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जीरो रखूंगा तो वेलोसिटी भी जीरो, और धीरे धीरे जब मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं शुरू में जीरो थी, इसलिए मैंने ग्राफ को थोड़ा ऊपर से स्टार्ट किया है, यहां से स्टार्ट किया है, आप देख सकते हैं यहां से। तो यहां से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि नीचे तो जीरो थी। अब जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट डालूंगा ये वेलोसिटी जो है बढ़ती जाएगी और एक कांस्टेंट रेट पे आ जाएगी। कहां पर आ जाएगी? एक कांस्टेंट रेट पर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। तो जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट डालता जाऊंगा वेलोसिटी जो है आप देख सकते हैं इस तरह से ऊपर जा रही है, ये एरो कर दिया मैंने। ठीक है, ये देखिए आप, ये बढ़ रही है। पर बढ़ने के बाद एक टाइम पे आने के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, और फिर चाहे आप सबस्ट्रेट डालते रहो डालते रहो डालते रहो, अगर ये कांस्टेंट हो गई तो कांस्टेंट ही रहती है, ऐसा नहीं है कि ये डबल बढ़ जाएगी, ये अब नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये सब बातें लिखी हुई है। यहाँ पर आप देखिए वी मैक्स आ जाता है, वी मैक्स का मतलब है कि वेलोसिटी अब मैक्सिमम हो चुकी है। शुरू में जीरो थी तो हमने थोड़ी ऊपर से स्टार्ट करी, जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, पर एक कंडीशन आ गई जहां पे वो कांस्टेंट हो गई। ये सीधी लाइन का मतलब है कांस्टेंट, और इसे हम बोलेंगे वी मैक्स। तो वी मैक्स आने के बाद चाहे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहो तो भी वेलोसिटी सेम ही रहेगी। यहाँ पे लिखा है इन दिस कंडीशन इफ वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नथिंग विल हैपन बिकॉज आफ्टर ए स्टेज रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। एक स्टेज के बाद रेट ऑफ रिएक्शन जो है कांस्टेंट हो जाएगी, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं। शुरू में तो जीरो थी, पर बाद में जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती गई वेलोसिटी बढ़ती गई। एक टाइम आएगा जब वो वी मैक्स हो जाएगी, उसके बाद वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जाएगी। चाहे आप सबस्ट्रेट डालते रहोगे तो भी ये वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। क्लियर है? अब यहां पर आपको सब पता है, वी मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, नाम से पता लग रहा। वी नोट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है वो बनती है वी नॉट इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस। एस का मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। तो के एम हो गया माइकल कांस्टेंट। तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या बना। वी नोट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ये लिख दी हमने, जीरो होती है ये। ठीक है, वी मैक्स होता है जो फाइनल वेलोसिटी पहुंच गई, तो वी मैक्स सबस्ट्रेट ये रहा। और एक के एम होता है जो कि माइकल मेंटल कांस्टेंट होता है, और एक एस का मतलब वापस वही कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये है इक्वेशन वी नोट इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। नीचे तो के एम, ऐसे याद रखो, काम, काम किसके साथ होता है? प्लस के साथ। ठीक है, और एस का मतलब शुभम, ऐसे याद रख लो, काम मेरे साथ होता है। अभी अपन दोनों कर रहे हैं ना काम, याद कर रहे हैं ना, तो काम मेरे साथ होता है। और ऊपर वी मैक्स है और एस है, और एस का मतलब आपको पता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। चलिए, वी नोट का मतलब पता है इनिशियल वेलोसिटी, वी मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, के एम का मतलब पता है माइकल मेंटल कांस्टेंट, एस का मतलब पता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। चलिए देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये डिराइव कैसे हुई है। यहां पर आ जाइए। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं, वी नॉट वी मैक्स इंटू एस के एम प्लस एस। पहले तो यही रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये रही इक्वेशन ये वाली, वी नॉट इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। सेम एज इट इज मैंने ऊपर से उठा के यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को रिवर्स कर रहा हूँ। रिवर्स करने का मतलब है इसको उल्टा कर रहा हूँ। उल्टा कर रहा हूँ तो ये वाली चीज ऊपर चल जाएगी और ये वाली चीज जो है नीचे आ जाएगी। ठीक है सर, उल्टा कर दिया। ये जो के एम प्लस एस था ऊपर आ गया, और वी मैक्स इंटू एस था वो नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया रिवर्स द इक्वेशन। इक्वेशन को हमने क्या करा? रिवर्स किया। रिवर्स का मतलब वी मैक्स इंटू एस नीचे आ गया और के एम प्लस एस जो है ऊपर आ गया। अब यहाँ कैसे रिवर्स करें सर? वी नोट का वी नोट थोड़े ना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए वन बाय वी नोट। ओके, तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमारे पास थी, जो उस इक्वेशन हमने देखी थी उस ग्राफ से समझी थी, उसको हमने क्या करा? रिवर्स किया। वन अपॉन वी नोट के एम प्लस एस अपॉन वी मैक्स इंटू एस। जस्ट इसका रिवर्स कर दिया, ऊपर वाली का इसका रिवर्स किया है। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है कि जो इक्वेशन थी, जो इक्वेशन हमें ग्राफ से मिली उसको बस अभी हमने रिवर्स किया है। आगे देखिए अब मैं क्या करता हूँ।
यहाँ पर मैंने वी मैक्स एस और वी मैक्स एस को कॉमन लेके अलग अलग कर दिया। देखिए आप, के एम अपॉन वी मैक्स एस और एस अपॉन वी मैक्स एस, देख लीजिए। के एम लिया पहले, तो ये के एम, वी मैक्स एस, वी मैक्स एस, फिर एस लिया, ये एस, फिर वी मैक्स एस। ओके, तो ये वी मैक्स एस को दो जगह लिख दिया, वी मैक्स एस, वी मैक्स एस, और के एम प्लस एस को खोल के लिख दिया। एक जगह लिखा के एम, ये वाला के एम लिख दिया अपॉन वी मैक्स एस, फिर अलग से लिख दिया एस अपॉन वी मैक्स एस, तो वही तो लिखा हुआ है, के एम अपॉन वी मैक्स एस, एस अपॉन वी मैक्स एस। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखिए, एस से एस उड़ा दिया मैंने, तो यहाँ पे रह गया वन, वन अपॉन वी मैक्स, ये हो गया वन अपॉन वी मैक्स। यहाँ पे देखिए के एम अपॉन वी मैक्स एस, तो के एम अपॉन वी मैक्स इंटू एस एज इट इज है। ठीक है, अब नीचे देखिए, यहाँ पर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सर, ये काट दिया हमने एस से एस और यहाँ पर वन अपॉन वी मैक्स लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वन बाय वी नोट का वन बाय वी नोट, के एम का के एम और वी मैक्स का वी मैक्स, और इनटू जो एस लिखा था उसको अपन ने क्या करा है, यहाँ पर इसको भी वन दे दिया है, वन अपॉन एस कर दिया इसको। ठीक है, तो हो सकता है के एम बाय वी मैक्स, वन बाय एस और वन बाय वी मैक्स। अब आपने मैक्स में एक इक्वेशन पढ़ी होगी मैथ में, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, जिसने पढ़ी है अच्छी बात है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, क्या ये उसी की तरह कंडीशन बन रही है, y, ये y, एम एक्स दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये m हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, प्लस c, तो ये प्लस, तो क्या इसी की तरह बन रही है? ध्यान से देखिएगा, ये y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया, और ये प्लस हो गया, और ये c हो गया, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसी की तरह इक्वेशन बन रही है। तो चलिए लिख देते हैं, y इक्वल टू हो गया वन बाय वी नोट हो गया, m के बराबर हो गया के एम बाई वी मैक्स, और x के बराबर हो गया वन बाय एस, और c के बराबर हो गया वन बाय वी मैक्स। इस तरह से मैंने लिख दिया कंपेयर करके, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये लिख दिया y एम एक्स सी। ओके, और फिर यहाँ पे ग्राफ बना दिया है, इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है, देख लीजिए इसको। और यहाँ पर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इनिशियल तो जीरो था। क्लियर है? तो ये कुछ भी नहीं था, काफी इजी है। देखिए, सबसे पहले इक्वेशन को रिवर्स करी, रिवर्स करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या करा, कॉमन लिया, वी मैक्स एस, वी मैक्स एस, वी मैक्स एस, वी मैक्स एस, इन दोनों को अलग करके लिखा, एस से एस काटा, जैसे ही एस से एस काटा यहाँ पे आ गया वन बाय वी मैक्स, ये के एम वी मैक्स इंटू एस, सेम इट इज एज इट इज। अब यहाँ पर जो एस था इसको मैंने वन दे दिया, तो वन बाय एस, वन बाय वी मैक्स, और के एम बाय वी मैक्स और वन बाय वी नोट, सब ऐसा का ऐसा ही। फिर मैंने इसको कंपेयर कर दिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ये y, ये m, ये x और ये c, और फिर ग्राफ बना के दिखा दिया। चलिए अब देखते हैं लाइन वाला, जो सेकंड प्लॉट है आपका। यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपकी इक्वेशन आई है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये वाली, वन बाय वी नोट के एम अपॉन वी मैक्स, वन बाय एस और वन बाय वी मैक्स, ये सेम इक्वेशन उठा लो, यहाँ से उठा ली सर, ये रही वन बाय वी नोट के एम बाय वी मैक्स इंटू वन बाय एस प्लस वन बाय वी एम, वो सारी इक्वेशन मैंने यहाँ पे रख दी। ठीक है, वो एज इट इज इक्वेशन उठा के मैंने यहाँ पे रख दी। अब इस लाइन वाले में क्या करना है, आपको इतना सा याद रखना है कि वन बाय वी नोट को जीरो करना है। अब जैसे ही वन बाय वी नोट को मैं जीरो करूंगा, देखिए अगर ये वन बाय वी नोट जो है जीरो हो गया, क्योंकि वी नोट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, जीरो, तो यहाँ पर वन बाय वी नोट को मैंने जीरो मान लिया। तो जैसे ही मैंने वन बाय वी नोट को जीरो माना, यहाँ पर क्या रह गया, देखिए वन बाय वी नोट को जीरो माना, ये जीरो, बाकी सब कुछ सेम ही है, ये सब कुछ सेम लिख दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो वन बाय वी मैक्स है ये इधर आना चाहेगा, और इधर तो ये प्लस में था, पर जैसे ये इधर आएगा ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू के अगर इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया वन बाय वी मैक्स इक्वल टू के मैक्स, और ये एज इट इज है। ठीक है, सिर्फ क्या हुआ है कि ये जो है उठ के इधर आया, और अगर इधर आएगा गद्दारी करेगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया वन बाय माइनस वन बाय वी मैक्स, और ये हो गया के एम बाय वी मैक्स, और ये हो गया वन बाय एस। अब वी मैक्स से वी मैक्स कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, माइनस वन, और ये के एम नीचे आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, वापस सुनो, यहाँ तक क्लियर है? ये वन बाय वी नोट को जीरो बता दिया तो ये जीरो है,
अब ये जो है उठकर इधर आ गया, ये इधर आया तो माइनस में आ गया, ठीक है। अब माइनस में तो हो गया, अब वी मैक्स से वी मैक्स काट दिया मैंने, अब ये -1 बचा, तो ये के एम को नीचे भेज दिया मैंने, तो -1/km और 1/s, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। तो ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने देखा इक्वेशन का डेरिवेशन, साथ ही साथ ग्राफ, माइकल मेंटल इक्वेशन और माइकल्स प्लॉट। ये लेक्चर 5 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है।